हेलो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन कहानी सुनने के लिए हिडन स्टोरी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 101 शी इज अ चीटर। जैगुआ ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यू आर राइट बीस्ट। ये वही आदमी है जिसने उस रात क्वीन पर अटैक किया था। ये सुनते ही अब्रम की भौहें तन गई। उसने गुस्से में जैगुआ की तरफ देखा तो एक पल के लिए उसे देखकर जैगुआ भी डर गया। अब्रम बेहद गुस्से में उसे देख रहा था। उसके गुस्से की तपिश को जैगुआ अपने ऊपर महसूस कर रहा था। उसने जल्दी से अपनी पलकें झुका ली। वहीं अब्रम ने कसकर अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया और अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, मुझे नहीं पता तू उसे कैसे ढूंढेगा, पर मुझे आज रात ये आदमी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अब्रम के मुंह से निकल रहे शब्दों में उसका कहर दिख रहा था। जैगुआ उसे अच्छे से महसूस कर रहा था। उसने जल्दी से ओके कहा और चला गया। उसके जाते ही अब्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसे नियति के शरीर पर लगे जख्म दिखने लगे। उसे ये सोचकर ही और गुस्सा आ रहा था कि उसकी टर्टल को एक रेपिस्ट ने छुआ है। वो रेपिस्ट जो लड़कियों के रेप के बाद उनका मर्डर कर देता है। जितना अब्रम इस बारे में सोच रहा था, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। वहीं नियति अब्रम का खाने पर डाइनिंग हॉल में इंतजार कर रही थी। जब काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो खाने के लिए नहीं आया तो नियति को उस पर गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में मुंह फुलाकर बैठी थी। तभी वहां आस्था आए और उसे चुपचाप बैठे देखकर उससे बोली, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? खाना क्यों नहीं खा रही हो? नियति तो जैसे किसी को ढूंढ ही रही थी। अपना गुस्सा निकालने के लिए आस्था को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। पर उसका गुस्सा वो और बढ़ गया था। वो खड़ी हुई और आस्था के पास जाते हुए बोली, माँ आपने ही कहा था, अपने पति का ख्याल रखो, उसे समझने की कोशिश करो। अब जब हम उनका ख्याल रख रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भाव खा रहे हैं। अब हम इतनी देर से यहाँ बैठे उनके आने का इंतजार कर रहे हैं तो वो गायब हैं। अब आप ही बताएं कितना घमंड है आपके साहब में, कितना परेशान करते हैं वो हमें। नियति को अब्रम पर इतना गुस्सा करते देखकर आस्था को हंसी आ गई। जैसे ही नियति ने उसे हंसते हुए देखा तो वो और गुस्सा हो गई और फ्लोर पर अपने पैर पटकते हुए मुंह बनाकर बोली, माँ आप हंस रही हैं, जाए हम आपसे भी बात नहीं करेंगे अब। आस्था ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथ में भरा और उसके माथे को चूम कर कहा, मुझे खुशी हुई है देखकर कि तुमने साहब को अपना लिया। तुम एक पत्नी की तरह व्यवहार कर रही हो बेटा। भगवान करे तुम्हारा और साहब का रिश्ता हमेशा ऐसे ही रहे। नियति अचानक से आस्था को बीच में रोकते हुए बोली, 1 सेकंड माँ, आपसे ये किसने कहा कि हमने उसे बागर बिल्ली को अपना लिया है? आस्था मुस्कुराते हुए उसकी बात पर कहा, किसी ने नहीं कहा बेटा, ये तो तुम्हारी नाराजगी से दिख रहा है। अक्सर पत्नी अपने पति पर ऐसे ही गुस्सा करती है। अब जाओ साहब को ढूंढो और उन्हें खाना खिलाओ। इस बात पर नियति मुंह बनाकर बोली, माँ हम क्यों ढूंढे उस बागर बिल्ली को? आप हर बार हमें ही कहती है। हम नहीं ढूंढ रहे उन्हें जब भूख लगेगी तो वो खुद ही आकर खा लेंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर और उसे इतना गुस्से में देखकर आशा ने आगे कुछ नहीं कहा और उसे समझाकर चली गई। वो किचन में गई और वहीं से नियति को देखने लगी। उसे देखते हुए आस्था ने खुद से कहा, अगर साहब के लिए नियति के दिल में प्यार और परवाह है तो वो जरूर साहब के लिए खाना लेकर जाएगी। ये बोलकर आस्था मुस्कुराते हुए नियति को देख रही थी। इधर आस्था के जाने के बाद नियति वही सोच रही थी। उसकी नज़र एक टक खाने को देख रही थी। तभी वो धीमे कदमों से डाइनिंग टेबल के पास जाते हुए बोली, बागर बिल्ले ने हॉस्पिटल में हमारा ख्याल रखा था, बस इसलिए हम उनके लिए खाना लेकर जा रहे हैं। ये कहते हुए नियति ने प्लेट उठाए और उसमें खाना सर्व करने लगी। किचन से सब देख रही आस्था के होठों की मुस्कान नियति को खाना सर्व करते देखकर और गहरी हो गई। इधर नियति प्लेट ले जाते हुए बोली, सही कहते हैं सब उन्हें बीस्ट। बागर बिल्ला सचमुच का बीस्ट है भी, सबके ऊपर अपनी चलाते हैं और हमें तो अपना गुलाब समझते हैं। पर अब हम भी उन्हें दिखा देंगे, हम उनके गुलाम नहीं हैं, हम नियति है नियति। नियति ने अब्रम को सब जगह ढूंढा पर वो उसे कहीं नहीं मिला। एक कमरे के सामने से जाते हुए नियति अचानक से रुक गई। उसने बाहर से कमरे के अंदर झांक कर देखा तो उसे अब्रम चेयर पर बैठा हुआ दिखा। नियति दंदनाते हुए अंदर गई और टेबल पर खाना रखकर उसके सामने कमर पर हाथ रखकर बोली, आपको थोड़ा सा भी ख्याल है हमारा? हम कितनी देर से आपको ढूंढ रहे हैं, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। हमने पूरे घर के 2 चक्कर लगा दिए पर आप हमें कहीं नहीं दिखे, क्योंकि आप तो यहाँ छुपकर बैठे थे चूहे के बिल में। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अब्रम ने उसे घूर कर देखा और मुंह बनाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? नियति टेबल पर चढ़कर उसके सामने बैठ गई और उससे नजरें मिलाते हुए बोली, वही कहा जो अभी अभी आपने सुना। उद्धरण चिन्ह। अब्रम उसकी बात पर कुछ कहता कि उससे पहले ही नियति ने फिर कहा, चलिए अब जल्दी से अपनी आंखें बंद करिए, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। ये सुनते ही अब्रम की आंखें बंद होने की जगह और बड़ी हो गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नियति को देखने लगा। नियति ने उसकी इतनी बड़ी आंखें देखकर कहा, हमने आपको आंखें बंद करने के लिए कहा है, न कि हमें डराने के लिए। अब जल्दी से आंखें बंद करिए नहीं तो हम आपकी आंखों पर पट्टी बांध देंगे।
उद्धरण चिन्ह। नियति की बात का अब्रम पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो अभी भी असमंजस में उसे देख रहा था कि तभी नियति ने खुद अपना एक हाथ उसकी आंखों पर रखते हुए उसकी आंखों को कवर कर दिया और फिर उसे देखते हुए बोली, जब तक हम न कहे अपनी आंखें मत खोलना, वरना हम आपसे गुस्सा हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने आंखें बंद किए हुए कहा, टर्टल ये तुम क्या कर रही हो? मुझे अभी काम करना है, तुम जाओ। नियति बोली, तो हम कौन सा आपके काम को आपसे छीन रहे हैं? चले जाएंगे हम, पर पहले जो करने आए हैं वो कर ले, उसके बाद। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने अपने हाथ आगे किए और अब्रम को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो बागर बिल्ले अब खोलिए अपनी आंखें। उद्धरण चिन्ह। अब्रम उसकी बात से चिढ़कर बोला, तुमने मुझे फिर से बागर बिल्ला कहा टर्टल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोलते हुए उसने अपनी आंखें खोली तो उसके मुंह से निकल रहे शब्द उसके मुंह में ही रह गए। नियति के हाथ में उसकी चेन थी। चेन देखकर अब्रम की आंखें चमकने लगी। अब्रम ने उसके हाथ से चेन लेते हुए कहा, टर्टल तुम्हें ये चेन कहाँ मिली? नियति इतराते हुए बोली, हमारी सौतन पहनकर घूम रही थी, हमने देखा तो छीन लिया। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने चेन से नजरें हटाकर नियति को देखते हुए कहा, ये क्या बोल रही हो तुम? किसकी बात कर रही हो? ये सुनते ही नियति के होठों पर शातिर मुस्कुराहट आ गई और वो अब्रम को परेशान करते हुए बोली, उसी की जिसकी बाहों में कल आप सुकून से सो रहे थे। नियति की बातें सुनकर और उसका कहने का अंदाज देखकर अब्रम ने अपनी भौहें सिकुड़ ली और उसे घूरते हुए कहा, ये चेन माया के पास थी। उद्धरण चिन्ह। नियति ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, माया ने ही हम पर अटैक करवाया था। वो लोग कोई नॉर्मल चोर नहीं थे, माया के भेजे लोग थे। माया के कहने पर ही उन लोगों ने हमसे चेन को छीना था। अब्रम ने गुस्से में चेन को अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहा, शी इज अ चीटर। ये सुनते ही नियति चौंक कर बोली, अरे आप उसे क्यों चीटर कह रहे हैं? धोखा तो उसने हमें दिया है, आपसे तो उसने बेइंतहा प्यार किया है। अब्रम ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, क्या बकवास कर रही हो? मैं नहीं मानता इन बातों को। वही नियति जल्दी से बोली, अरे सच्ची उसने खुद हमारे सामने कन्फेस किया। वो आपसे बहुत प्यार करती है। उसने कहा था बीस्ट की हर चीज पर उसका हक है, इसलिए उसने हमसे ये चेन छीनी। बस बेचारी थोड़ा सा से चूक गई। अगर उसे आपको सुलाना आता तो आज हमारी जगह वो होती और हम आज़ाद होते। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अब्रम की भौहें तंग गई और वो उसे घूरते हुए बोला, बहुत ज्यादा नहीं बोलने लगी हो तुम? ब्लैकी आज सुबह से भूखा है, तुम्हें खाकर उसका पेट आराम से भर जाएगा। उसकी बात सुनते ही नियति चौंक गई। वो चौंक कर थोड़ा पीछे होकर बोली, अरे आप तो नहा धोकर हमारे पीछे ही पड़ गए। आप अपने भाई को कुछ भी खिलाए, पर हमें क्यों? हमें खाकर तो उसके दांत भी गीले नहीं होंगे, पेट भरना तो दूर की बात है। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए नियति टेबल से उतर गई और जाते हुए बोली, खाना खा लेना। उद्धरण चिन्ह। उसने अभी एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी अब्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने नियति को अपनी तरफ खींचा तो वो उसकी बाहों में जा गिरी। अब्रम ने किसी छोटे बच्चे की तरह संभाल कर नियति को अपनी गोद में बिठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? नियति ने उससे मुंह फेरते हुए कहा, हमें पढ़ाई करनी है वरना हम फेल हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अब्रम उसकी बात और उसके क्यूट अंदाज पर धीरे से मुस्कुरा दिया। फिर अपनी स्माइल को हाइड करते हुए उसने कहा, तुम फेल नहीं होगी, मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा दूंगा, फिर तुम अपनी स्टडी को अच्छे से कवर कर लोगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही नियति ने उसकी तरफ देखा और चमकती आंखों से बोली, सच्ची? हम फेल नहीं होएंगे। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने सिर हिला दिया। नियति ये देखकर इतनी खुश हो गई कि उसने जल्दी से अब्रम को गले लगा लिया और उसके गले लगे हुई बोली, बागर बिल्ले आप उतने भी बुरे नहीं हैं। ये सुनते ही अब्रम ने आंखें बंद कर ली और धीरे से बोला, टर्टल तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। फिर अब्रम उससे दूर हुआ और नियति के गले में चेन पहनाने लगा। ये देखकर नियति बोली, अगर हमसे ये खो गई तो? उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने पलके उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं खोएगी। मैं जानता हूँ, तुम इसे संभाल कर रखोगी, तुम इसे कभी नहीं खोने दोगी। उद्धरण चिन्ह। अब्रम की आंखों में उसे अपने लिए भरोसा दिख रहा था। तभी अचानक से उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। नियति स्माइल करते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। अब्रम उसके चेहरे को निहार रहा था। जब अचानक ही नियति फिर से उसके गले लग गई तो अब्रम के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने बहुत कसकर अब्रम को गले लगाया था। अब्रम ने भी उतने ही शिद्दत से उसे अपनी बाहों में भरा था। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा को माया के मरने की खबर मिल गई थी। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, इस लड़की नियति की वजह से माया भी मर गई। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना मेरे हाथ से सब रेत की तरह फिसलता चला जाएगा। कुछ सोच वसुंधरा, जल्दी कुछ सोच। ये लड़की तेरी सालों की मेहनत इस तरह पानी नहीं फेर सकती। बोलते हुए वसुंधरा गुस्से में हौंफ रही थी। रात का समय। नियति अपने रूम में बेड पर बैठी पढ़ रही थी। उसके सामने एक बुक खुली हुई थी। नियति का सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में था।
तभी वहां जगुआ आया और उसने डोर के पास ही खड़े रहकर डोर पर नॉक किया। आवाज सुनकर नियति ने गर्दन घुमाकर डोर की तरफ देखा। वहां जगुआ को खड़े देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया आप वहां क्यों खड़े हैं, अंदर लिए ना। जगुआ ने उसे देख मुस्कुराते हुए कहा, क्वीन बीस्ट ने आपको बुलाया है। नियति बेड पर ठीक से बैठते हुए बोली, पर उन्होंने हमें क्यों बुलाया है। जगुआ ने इस बार भी मुस्कुराते हुए कहा, ये तो आपको वहां जाकर ही पता चलेगा। नियति बेड से उठते हुए मुंह बनाकर बोली, पता नहीं आप सब कैसे झेल लेते हैं बागर बिल्ले को, हर समय बस सब पर अपना हुक्म चलाते रहते हैं। अब देखो वो हमें चैन से पढ़ने भी नहीं दे रहे हैं, कभी भी बुलाने का फरमान भेज देते हैं। उद्धरण चिन्ह। नियति की ऐसी बातें सुनकर जगुआ की मुस्कान और गहरी हो गई और उसने नियति के साथ जाते हुए कहा, क्वीन बीस्ट बहुत अच्छे हैं, वो हम सबका कितना ख्याल रखते हैं और अभी भी उन्होंने जरूरी काम से ही आपको बुलाया है। नियति ने उसे तिरछी नजरों से देखा और हल्की नाराजगी के साथ कहा, आप टाइगर भैया और पाइथन भैया, हमें आप लोगों का कुछ समझ नहीं आता, आप सब उनके प्रति इतने वफादार क्यों हैं, उनके बारे में आप सब एक शब्द भी गलत सुनना पसंद क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों है, जबकि हमने देखा है उनका व्यवहार हम सब के प्रति एक जैसा है। याद है ना आपको वो दिन जब उन्होंने हम दोनों को सजा दी थी और पूरा गार्डन हमसे साफ करवाया था। उद्धरण चिन्ह। जगुआ ने उस दिन को याद करते हुए सिर हिला दिया और फिर नियति की तरफ देख कहा, मुझे याद है क्वीन, पर उस दिन जरूर हमसे कोई गलती हुई होगी, इसीलिए तो बीस्ट ने हमें वो सजा दी थी। उद्धरण चिन्ह। इस पर नियति बोली, अरे हमसे कोई गलती नहीं हुई थी, हम सब जानते हैं वो बस हमें तंग करने का मौका ढूंढते रहते हैं और जहां उन्हें मौका मिल जाता है वही वो अपना हुक्म चला देते हैं और हम सब उनके गुलाम की तरह उनकी सारी बातें मान लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन जगुआ ने उसे समझाते हुए कहा, किसी की बात मान लेने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसके गुलाम हो गए, बल्कि हम उनका सम्मान करते हैं, उन्हें अपना मानते हैं, उन्हें समझते हैं, उन्हें जानते हैं कि वो हमसे कभी कुछ गलत नहीं करवा सकते, इसलिए हम उनकी सारी बातें मान लेते हैं। जगुआ की बात पर नियति हैरानी से उसे मुंह खोल देखती रह गई। जगुआ ने उसे आगे कुछ कहना चाहा, पर तभी नियति ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, बस हम समझ गए, हमें और नहीं जानना, हमें आगे और बीस्ट पुराण नहीं सुनना। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर जगुआ फिर से हंस दिया। वो दोनों बातें करते हुए एक रूम में एंटर हो गए। जैसे ही नियति रूम में आई तो उसे एहसास हुआ कि ये रूम ब्लैकी का है और ब्लैकी पर नजर पड़ते ही उसकी सांसें जैसे उसके गले में ही अटक गई और वो डरकर 2 कदम पीछे हटते हुए जगुआ के पीछे छुप गई। वो जगुआ के पीछे से ही अपनी डरी सहमी आंखों से ब्लैकी को देख रही थी, वही अब्रम की आंखें उसे गुस्से में घूर रही थी। उसका जगुआ के पीछे छुपना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। नियति का ध्यान अभी भी ब्लैकी पर था कि तभी उसके कान में अब्रम की कर्कश आवाज गूंजी, टर्टल वहां क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ। आवाज सुनते ही नियति ने अब्रम की तरफ देखा और उसे देखते ही जल्दी से जगुआ के पीछे से निकलकर उसके पास चली गई। फिर उसके पीछे जाकर उसके कंधे और एक बांह को कसकर पकड़ते हुए खड़ी हो गई। तभी उसने ब्लैकी पर नजर गड़ाए हुए ही डरते हुए कहा, आज तो हमने कोई गलती भी नहीं की, फिर आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है बागर बिल्ले, हमने आपसे कहा था ना हमें आपके भाई से बहुत डर लगता है। उसकी बात सुनकर अब्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली और 2 उंगली से अपना माथा सहलाने लगा। फिर नियति को तिरछी नजरों से देखते हुए उसने कहा, टर्टल मैं तुम्हें यहाँ पनिश करने के लिए नहीं बुलाया है, तुमसे कुछ पूछने के लिए बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने जगुआ की तरफ देखा और उसे इशारे करते हुए कहा, उसे लेकर आओ। जगुआ ने हाँ में सिर हिलाते हुए ओके बीस्ट कहा और रूम से बाहर चला गया। इधर नियति ब्लैकी को देखकर डरे जा रही थी। उसकी पकड़ अब्रम के कंधे पर और कस गई थी। उसके नाखून अब्रम के कंधे और बाह पर गड़ रहे थे। अब्रम ने उसे इतना डरते देखकर गहरी सांस ली और नियति का एक हाथ पकड़ के उसे अपने सामने किया। वो डर से कांप रही थी। उसके कांपते शरीर को देखकर अब्रम ने उसे कंधे से पकड़ के कहा, रिलैक्स टर्टल रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नियति डरते हुए बीच में ही बोली, पर वो ब्लैकी। अब्रम ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर समझाते हुए कहा, ब्लैकी पिंजरे में है तो तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। तभी ब्लैकी जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर नियति इतना डर गई कि वो झट से अब्रम के गले लग गई और उसे कसकर पकड़ते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। उसे इतना डरते देखकर अब्रम होले से मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके सिर को सहलाने लगा। नियति उससे शिकायत करते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। जब आपको पता है हमें आपके भाई से डर लगता है तो फिर आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया, बताए। बहुत बुरे हैं आप बागर बिल्ले, आप जानबूझकर हमें परेशान करते हैं, हमें डराते हैं। जब हम आपसे नाराज हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, तब आपको पता चलेगा। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जब तुम नाराज हो जाओगी तो मैं तुम्हें मना लूंगा और मैंने तुम्हें यहाँ डराने के लिए नहीं, तुम्हें जस्टिस दिलाने के लिए बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नियति ने धीरे से अपना सिर ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जस्टिस। अब्रम ने उससे नजरें मिलाते हुए कहा, हाँ जस्टिस, जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है
क्या तुम उसका बदला लेना नहीं चाहती? नियति सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोली, बदला लेना चाहते हैं पर हमने उसका चेहरा देखा ही नहीं और हम तो जानते भी नहीं वो कौन है। फिर कैसे हम उससे बदला ले? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए नियति की आवाज भारी हो गई थी। उसकी आंखें आंसुओं से दबदबा गई थी। अब्रम ने उसके माथे को चूमकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ हुए हर अन्याय का मैं बदला लूंगा। तुम्हें कभी भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं टर्टल। अब्रम की ये बातें नियति को अंदर तक खुशी से भर गई थी। वो भीगी आंखों से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। तभी अचानक से ब्लैकी ने जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर एक बार फिर नियति अब्रम के गले लग गई। अब्रम ने भी उसे अपनी बाहों में छुपा लिया और उसे हर डर, हर खतरे से उसे महफूज कर दिया। वो दोनों अभी एक दूसरे को बाहों में भरे खड़े ही थे कि तभी जगुआ और पाइथन दोनों उस आदमी को लेकर अंदर आए। अब्रम और नियति एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो गए। नियति उस आदमी को देखने लगी। उसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। अब्रम के कहने पर उसके चेहरे पर से पाइथन ने काला कपड़ा हटा दिया तो नियति एक पल के लिए उसका चेहरा देखकर डर गई। उसने कसकर अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अब्रम का हाथ पकड़ लिया और खुद आधी अब्रम के पीछे छुप गई। उस आदमी का चेहरा सच में बहुत भयानक था। उसके चेहरे पर जगह जगह चाकू से कट के निशान लगे हुए थे। रंग सांवले से ज्यादा काला था। उसकी बड़ी बड़ी भयानक आंखें नियति को घूर रही थी। उसके बाल लंबे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक इंसान के रूप की भयानक शैतान हो। नियति को उससे डरते देखकर अब्रम ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, टर्टल डोंट बी पैनिक, आई एम विथ यू। उद्धरण चिन्ह। नियति ने अब्रम को देखते हुए पूछा, क्या ये वही आदमी है? अब्रम ने कहा, हाँ, इसे ध्यान से देखो और बताओ क्या इसकी गर्दन पर जो टैटू बना है वो वही टैटू है? उसकी बात सुनकर नियति उस आदमी की गर्दन को देखने लगी। उसकी गर्दन पर सेम वही टैटू बना था जो नियति ने अपने अटैकर की गर्दन पर देखा था। नियति ने टैटू को पहचानते हुए अब्रम से कहा, हाँ, ये वही टैटू है। ये सुनते ही अब्रम ने कसकर अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया और घूर कर उस आदमी को देखने लगा। फिर उसने नियति से अपना हाथ छुड़ाकर उसके हाथ में अपनी गन रखते हुए कहा, इसने तुम्हें छूने की हिम्मत की है ना, तो इसे सजा भी पहले तुम ही दोगी। ले लो उससे अपना बदला। जाओ उसे मार दो। उद्धरण चिन्ह। नियति हैरानी से आंखें बड़ी किए अब्रम को देखने लगी। उसने तो आज तक एक चींटी भी नहीं मारी थी, फिर वो एक इंसान की जान कैसे ले सकती थी? हाँ, उसमें हिम्मत थी, गलत के खिलाफ वो बोलती थी, पर किसी को चोट पहुंचाने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती। फिर आज कैसे वो एक इंसान की जान ले सकती थी? अब्रम की बात सुनकर उसने नमे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये हमसे नहीं होगा। हम किसी की जान नहीं ले सकते। हम खून नहीं कर सकते। बागर बिल्ले, हम उसे नहीं मार सकते। ये कहते हुए वो अब्रम को गन लौटाकर पीछे हटने लगी, पर तभी अब्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टर्टल, तुम इस तरह पीछे नहीं हट सकती। तुम अपने साथ में बिहेव करने वाले को छोड़ नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। हमसे ये नहीं होगा। हम उसकी जान नहीं ले सकते। हम किसी का खून नहीं कर सकते। नियति रोते हुए बोल रही थी। उसे रोते हुए देखकर अब्रम को गुस्सा आने लगा। उसने नियति को कंधे से पकड़ वहीं पड़ी एक चेयर पर बिठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम उसे सजा नहीं दोगी तो तुम्हारे बिहाफ पर मैं उसे सजा दूंगा। तुम्हारी नजरें एक सेकंड के लिए भी मुझ पर से हटनी नहीं चाहिए, समझी तुम? अगर तुमने मुझ पर से नजरें हटाई तो आई विल पनिश यू टर्टल। उद्धरण चिन्ह। नियति अब्रम का गुस्सा देखकर और डर गई थी। उसने सुबकते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अब्रम उस आदमी के पास गया तो उसे देखते ही जगुआ और पाइथन दोनों पीछे हटकर खड़े हो गए। अब्रम उस आदमी को कॉलर से पकड़कर उसे मारने लगा। उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा था। वही नियति ये सब देखकर और डर रही थी। अब्रम बीच बीच में पीछे मुड़कर नियति को देख रहा था और उसे अपने हाथों से ही इशारे कर उसे देखते रहने के लिए बोल रहा था। अब्रम ने उस आदमी को इतना मारा कि वो अपने पैरों पर भी खड़े होने लायक नहीं रहा। तब अब्रम उसके सामने पंजों के बल बैठ गया और उसके हाथ को घूरने लगा। उसे नियति के गाल पर छपे उंगली के निशान याद आए और तभी उसने जगुआ की तरफ देखा और उसे कुचलाने का इशारा किया। जगुआ जल्दी से टॉर्चर रूम से कुछ सामान ले आया। वो सारा सामान एक मैकेनिक गाड़ी ठीक करने टाइम यूज किया करता है। अब्रम ने बकेट में से कुछ निकाला और उसके अंदर उस आदमी की उंगली फंसाकर उसकी उंगली को तोड़ दिया। वो दर्द में बुरी तरह चिल्लाया। उसके साथ ही ब्लैकी भी जोर से दहाड़ा। नियति ये सब देखकर इतना घबरा गई कि उसने डर से चेयर को कसकर पकड़ लिया। वहीं अब्रम यही नहीं रुका। उसने एक एक करके उस आदमी की सारी उंगलियों को काट दिया, पर तब भी उसे सुकून नहीं मिला। एक तो वो आदमी रेपिस्ट था। जाने कितनी ही लड़कियों की उसने जिंदगी बर्बाद की थी और उन्हें जान से मार दिया था, और उस आदमी का नियति को छूना उसे और गुस्सा दिला गया था। अब्रम ने उसे आदमी के केस को स्टडी किया था। वो जानता था कि वो आदमी लड़कियों को कैसे मारता था, इसलिए अब्रम ने उसे वैसे ही मौत दी जैसे वो आदमी मासूम लड़कियों को देता था। अब्रम ने उसी तरह उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अंत में उसे ब्लैकी के आगे डाल दिया।
जगुआ और पाइथन पर तो अब्रम के बीस्ट रूप का कोई असर नहीं हुआ, पर नियति अब्रम का ये रूप पहली बार देख रही थी। आज से पहले उसने अब्रम को कभी इतने खूंखार रूप में नहीं देखा था। आज वो सच में एक बीस्ट लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बल्कि उस आदमी के खून की छींटें थीं और उसकी आंखें कहर बरसा रही थीं। ये सब देखकर नियति के होश तो पहले ही उड़ चुके थे, पर जब अब्रम उसकी तरफ मुड़ा तो वो अवाक रह गई। वो ज्यादा देर तक उसके क्रूर रूप को देख नहीं पाए और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती चली गईं। अब्रम की आंखों के सामने ही वो बेहोश हो गई। वो नियति को देखते हुए उसके पास आया और अपने हाथों को साफ कर वो उसे अपनी बाहों में उठाकर चला गया। ये सब देखकर नियति के होश तो पहले ही उड़ चुके थे, पर जब अब्रम उसकी तरफ मुड़ा तो वो अवाक रह गई। अब्रम का चेहरा और उसके हाथ खून में भीगे हुए थे। वो देखने में साक्षात एक खूंखार जानवर लग रहा था, एक ऐसा जानवर जिसके खूंखार ओरे के सामने खड़े होने की हिम्मत शायद कोई करता। नियति ज्यादा देर तक उसके क्रूर रूप को देख नहीं पाए और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती चली गई। अब्रम की आंखों के सामने ही वो बेहोश हो गई। वो नियति को देखते हुए उसके पास आया और अपने हाथों को साफ कर वो उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां से चला गया। अब आगे उसके जाते ही जगुआ और पाइथन ने एक दूसरे को देखा और तभी दोनों का ध्यान ब्लैकी की दहाड़ ने अपनी ओर खींच लिया। जब दोनों की नजरें ब्लैकी पर गई तो उसे देखकर दोनों ही हैरान रह गए। ब्लैकी का चेहरा भी उस आदमी के खून से भीग चुका था। ब्लैकी उस आदमी के शरीर के टुकड़ों को नोच नोच कर बुरी तरह से खा रहा था। दोनों को ही न जाने क्यों ब्लैकी के अंदर अब्रम की झलक दिखने लगी। कुछ मिनट पहले अब्रम भी तो इसी तरह उस आदमी को काट रहा था और अब ब्लैकी उसकी ही तरह उस आदमी को खा रहा था। ब्लैकी को देखकर जगुआर और पाइथन दोनों का ही गला सूख गया। दोनों ने अपने थूक को गले से नीचे उतारा और एक दूसरे को देखने लगे। तभी जगुआ ने उससे कहा, आज जो बीस्ट ने क्वीन के सामने किया है, क्या उसके बाद क्वीन बीस्ट के साथ कंफर्टेबल रह पाएंगी? पाइथन ने सिर हिलाते हुए कहा, पता नहीं, पर मैं एक बात जानता हूँ, कोई भी लड़की इस तरह के इंसान को पसंद नहीं करेगी। उन्हें डोमिनेटिंग मैन पसंद आते हैं, पर एक जानवर नहीं। हमारे बीस्ट क्या है ये हम सब जानते हैं, पर क्वीन। उद्धरण चिन्ह। जगुआ ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, क्वीन को, बीस्ट को समझना होगा। वो क्वीन है, वो बीस्ट है, पर वो किसी को बेवजह सजा नहीं देते। बीस्ट हमेशा लोगों को उनके किए की सजा देते हैं। तूने कहा ना, गर्ल्स लाइक बैड बॉयज डोमिनेटिंग बॉयज। हमारे बीस्ट भी बैड बॉय है, डोमिनेटिंग है, क्वीन है, पर उस तरह के नहीं जिस तरह के और लोग होते हैं। हमारे बीस्ट कभी भी कमजोर लोगों पर अपना जोर नहीं आजमाते। उद्धरण चिन्ह। जगुआ की बात सुनकर पाइथन ने कहा, मैं समझता हूँ, पर हम क्वीन को कैसे समझाएंगे? आज जो उन्होंने देखा है, उसके बाद तो शायद वो हमारे बीस्ट से नफरत करने लगेंगी। उद्धरण चिन्ह। इस पर जगुआ ने कहा, वो समझेंगी, मुझे क्वीन पर पूरा भरोसा है, वो हमारे बीस्ट को समझने की कोशिश करेगी। ये कहकर जगुआ वहां से चला गया। वही पाइथन ने उसे जाते हुए देखकर कहा, आई होप सो। उद्धरण चिन्ह। उधर अब्रम नियति को लेकर अपने रूम में आ गया। उसने नियति को बेड पर लिटाया और गहरी सांसें लेते हुए उसे देखने लगा। नियति का मासूम सा चेहरा पीला पड़ चुका था। डर से उसके माथे पर सिलवटें उभरी हुई थी। नियति को देखते हुए अब्रम ने कहा, आई नो कि तुम बहुत ज्यादा डर गई हो, पर एक ना एक दिन तुम्हें ये सब देखना ही था। मेरे साथ रहोगी तो मेरे हर रूप को तुम्हें देखना होगा और मुझे बर्दाश्त भी करना होगा। शायद आज के बाद तुम मुझसे नफरत करने लगो, पर फिर भी रहना तुम्हें मेरे साथ ही है टर्टल। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो शॉवर लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो शॉवर लेकर आया, नियति तब भी बेहोश ही थी। वो उसे एक नज़र देखकर अपने रूम की बालकनी में आ गया और एक सिगरेट अपने होठों के बीच रखकर उसके कश लेने लगा। जब तक उसकी सिगरेट खत्म नहीं हो गई, तब तक वो वहीं खड़े रहकर अंधेरे को घूरते हुए सिगरेट लंबी लंबी कश ले रहा था। जब वो अपने रूम में वापस आया तब रात के 12:30 बज रहे थे। एक नज़र घड़ी को देखकर अब्रम ने अपने सामने बेड पर बेजान सी पड़ी नियति को देखा। उसके मासूम चेहरे को देखते हुए अब्रम ने कहा, तेरा आना मेरी जिंदगी में महज एक इत्तेफाक था, पर तेरा जाना मेरी मर्जी से होगा, और फिलहाल मेरी मर्जी तुझे जिंदगी भर अपने साथ रखने की है। सुकून है तू इस दिल का, इसलिए जब तक ये सांसों की डोर टूट नहीं जाती, तुझे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो धीरे से मुस्कुराया। नियति को देखते हुए उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर सेटिस्फैक्शन था और होठों पर प्रेशियस स्माइल थी। ऐसी स्माइल जो शायद तभी आती है जब तुम्हें दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल जाए। उसे देखते हुए अब्रम ने अपनी टी शर्ट को निकाला और हमेशा की तरह बेड पर आकर वो नियति की कमर को अपनी बाहों में होल्ड करते उसके स्टमक पर सिर रख दिया और धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। शायद नियति अब होश में आ गई थी और सो रही थी, इसीलिए अब्रम के उसके करीब होते हैं नियति का हाथ खुद ब खुद उसके सिर पर चला गया और वो एक छोटे बच्चे की तरह अब्रम के सिर को सहलाने लगी। ये महसूस कर अब्रम नींद में ही होले से मुस्कुरा दिया। अगली सुबह जब नियति की आंखें खुली तो उसने खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस किया।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर को कसकर मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिया हो। उसने कसमसाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने अब्रम का चेहरा था। वो सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था। उसके चेहरे पर एक 10 साल के मासूम बच्चे की मासूमियत बिखरी हुई थी। नियति उसे देखकर मुस्कुराने लगी। तभी उसकी नज़र माथे पर बिखरे उसके बालों पर गई तो उसके होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। नियति ने अपना एक हाथ बाहर निकाला और उसके माथे पर बिखरे बालों को साइड करने लगी। उसके हिलने धुलने से जब अब्रम कसमसाने लगा तो वो एकदम से रुक गई और अपने सांसों को रोककर स्टैचू की तरह स्थिर हो गई। पर जब वो वापस सुकून से सो गया तो नियति फिर से उसके बालों को संवारने लगी। वो उसके मासूम चेहरे में खोई हुई थी और उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो अब्रम के चेहरे को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती थी। तभी उसे देखते हुए नियति ने मन में कहा, सोते हुए कितने मासूम लगते हैं आप। ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर की मासूमियत आपके चेहरे पर बिखरी हो। ये चेहरा कितना मासूम और प्यारा है, देखने वाले को पहले ही नज़र में भा जाए और आपका ये चेहरा उनके दिल में बस जाए। शायद इसीलिए माया आपसे इतना प्यार करने लगी थी। इस चेहरे से तो किसी को भी प्यार हो जाएगा। ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगी पर तभी उसकी अंतरात्मा ने उससे सवाल किया, तो क्या तुझे भी अपने बागर बिल्ले से प्यार हो गया है? इस सवाल का जवाब शायद अभी उसके पास नहीं था, इसलिए अपनी अंतरात्मा के सवाल पर वो चौंक उठी और मन में ही बोली, प्यार इश्क मोहब्बत ये सब सिर्फ नाम के हैं, हकीकत इससे बहुत परे है। आज के ज़माने में लोग प्यार नहीं ज़रूरत का रिश्ता रखते हैं, जिसे बड़ी आसानी से प्यार का नाम दे देते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसकी आंखों के सामने समर्थ का चेहरा झलका पर फिर उसकी नज़रें वापस से अब्रम के चेहरे पर चली जाए। उसे देखने में कब आधा घंटा बीत गया, नियति को भी पता नहीं चला। वही अब्रम सुबह होने के बाद भी अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। शायद ये उसकी कल की थकान थी जो उसके शरीर पर हावी थी और नियति जो उसका सुकून थी वो उसकी बाहों में थी। शायद इसीलिए आज वो इतनी देर तक सो रहा था। तभी वो अचानक से पलट गया और पेट के बल गर्दन टेढ़ी करके नियति के ऊपर एक हाथ रखते हुए सो गया। नियति की नज़रें उसके चेहरे से हटकर उसकी पीठ पर गई और जैसे ही उसने अब्रम की पीठ के जख्मों को देखा वो चौंक गई। हालांकि अब्रम के शरीर पर बने जख्मों के निशान पुराने हो गए थे, पर कल रात जो हुआ उन जख्मों को देखकर नियति को कल रात का सब याद आ गया था। डर से अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसकी सांसें तेज चलने लगी। देखते ही देखते नियति के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई और वो जल्दी से उठते हुए अब्रम से दूर होने की कोशिश करने लगी। अब्रम का भारी हाथ उसके ऊपर था जिसकी वजह से नियति उठ नहीं पा रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने छोटे छोटे दोनों हाथों से अब्रम के भारी भरकम हाथ को पकड़ा और उसे खुद के ऊपर से हटाया। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसकी नज़र फिर से अब्रम पर गई तो उसे अब्रम का कल रात वाला खून से लथपथ चेहरा याद आया। एक बार फिर वो जल्दबाजी करते हुए उसे दूर होने लगी, पर उसका दुपट्टा और उसके कपड़े अब्रम के नीचे दबे थे, जिसे निकालने की कोशिश में उसने अब्रम की नींद को तोड़ दिया। अब्रम ने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए सामने देखा तो उसकी आंखों के सामने नियति का डरा सहमा चेहरा था। उसे इतना डरा हुआ देखकर अब्रम ने उठकर बैठते हुए कहा, क्या हुआ टर्टल, तुम इतना पैनिक क्यों हो रही हो? बोलते हुए अब्रम ने अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। नियति डरकर अचानक से पीछे हटी और बैग से नीचे गिरने लगी। उसे बैग से नीचे गिरते देखकर अब्रम ने जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। नियति उसके हाथ के सहारे बैग से लटकी झूल रही थी। अब्रम ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, व्हाट हैपेंड टर्टल, ये तुम क्या कर रही हो? गिर जाओगी, नियति ने डरते हुए कहा। हम गिरते हैं तो हमें गिर जाने दीजिए, पर आप हमारा हाथ छोड़िए। ये सुनते ही अब्रम की आईब्रोज तन गई और उसने अपनी कठोर नजरों से नियति को देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। नियति जिद करते हुए बोली, हमारा हाथ छोड़िए प्लीज, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हमारा हाथ छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। अब्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों छोड़ दूं मैं तुम्हारा हाथ? कहाँ जाना है तुम्हें? नियति डरते हुए बोली, हम कहीं भी चले जाएंगे पर आपके साथ इस कमरे में नहीं रह सकते। प्लीज हमारा हाथ छोड़िए, हमें जाना है, हमें आपसे बहुत डर लग रहा है। ये कहते हैं उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी आवाज भारी हो गई। वही उसकी बात सुनकर अब्रम गुस्से से भर गया। उसके कान में नियति की कई बातें गूंजने लगी। हमें आपसे डर लग रहा है, हमें आपसे दूर जाना है। उसकी बात को रिकॉल करके अब्रम का गुस्सा और बढ़ गया और तभी उसने नियति के हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए उसे ऊपर की तरफ खींचा तो वो एक सॉफ्ट टॉय की तरह उसकी बाहों में समा गई। नियति के दोनों हाथ अब्रम के कंधे पर थे तो वही उसके हाथ नियति को कमर से पकड़े हुए थे। नियति उससे दूर होने लगी तो अब्रम ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ को कसते हुए कहा, तुम्हें खुद से दूर जाने देने के लिए तो तुम्हें मैंने अपने साथ नहीं रखा है, हमेशा साथ रहोगी इसीलिए रखा है। नियति अब रोने लगी थी। वो लगातार रोते हुए उसकी बाहों से आज़ाद होने की नाकाम कोशिश कर रही थी और तभी वो सुबकते हुए बोली, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हमें आपसे डर लग रहा है, आप सच में एक जानवर है।
एक जानवर जिसके सीने में दिल नहीं है, जिसे किसी का दर्द महसूस नहीं होता, खुद का भी नहीं। आप एक बेरहम जानवर हैं जो किसी की भी जान कभी भी ले सकते हैं। हमें ऐसे जानवर के साथ नहीं रहना। जैसे जैसे नियति बोल रही थी वैसे वैसे अब्रम गुस्से में पागल हुए जा रहा था। नियति के कांपते होठ और आंखों से बहती आंसू की धारा अब्रम के गुस्से में घी डालने का काम कर रही थी। उसे नियति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर वो उससे दूर जाने की बात कह भी कैसे सकती है। ना तुमसे पहले कभी तुम्हारी मर्जी पूछी है, न आज पूछ रहा हूँ। ये मेरा फैसला है, मेरी जिद है, मेरा जुनून है कि तुम मेरे साथ रहोगी। ये कहकर अब्रम ने उसे अपनी बाहों में और भी गहराई से भर लिया। कुछ देर तक नियति उससे छूटने के लिए स्ट्रगल करती रही, फिर थककर अब्रम की ताकत के सामने कमजोर पड़ गई। उसने खुद को अब्रम की बाहों में ढीला छोड़ दिया। नियति उसके सीने पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। अब्रम ने उसे कसकर अपनी बाहों में होल्ड किया हुआ था। वो शर्टलेस था और नियति के आंसुओं से उसका मस्कुलर सीना भीग रहा था। पर अब्रम को इस टाइम किसी की भी परवाह नहीं थी, सिवाय नियति के। वो तब तक उसे अपनी बाहों में भरे बैठा रहा जब तक नियति चुप नहीं हो गई। जब वो शांत हो गई तो अब्रम ने उसे खुद से अलग किया और उसके भीगे गालों को पोंछते हुए कहा, अब नहीं रोओगी तुम। अगर अब एक भी बूंद आंसू तुम्हारी आंखों से बाहर आया टर्टल, तो याद रखना सजा मिलेगी। नियति को बेड पर छोड़कर वो बेड से उतरा और वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा वो रूप डरा गया है, पर जो तुमने कल देखा, तुम्हारा उसे देखना भी जरूरी था। मैं ऐसा ही हूँ टर्टल, तुम्हारे लिए मुझे अपनाना आसान नहीं होगा, पर तुम चाहोगी तो। उसने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया और वॉशरूम में चला गया। वहीं नियति बेड पर चुपचाप बैठी उसकी बात सुनती रह गई। नियति कॉलेज आ गई थी। उसके मन में अब्रम की कई बातें गूंज रही थी। मुझे अपनाना आसान नहीं होगा, पर तुम चाहोगी तो। उद्धरण चिन्ह। नियति ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और मन में ही खुद से कहा, हम क्या चाहते हैं इस बारे में तो कभी आपने हमसे पूछा ही नहीं, तो फिर हम कैसे अपनाएं आपको। किसी को अपनाने के लिए उसे गहराई से जानना होता है, उसके अंदर झांकना होता है, पर आपने तो हमें कभी मौका ही नहीं दिया खुद को जानने देने का। जब भी हमने खुद से कोशिश की तब आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपको जानना तो दूर, हमारे अंदर आपका डर और बढ़ता चला गया। अब आप ही बताएं, ऐसे में हम कैसे अपनाएं आपको। उद्धरण चिन्ह। खुद से बात करते हुए उसने दर्द भरा एक घूंट अपने गले से नीचे उतारा। तभी उसके सामने अचानक से सुमित ने आकर कहा, हाय नियति, तो फाइनली तुम आ गई। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कल कितना मिस किया। उसकी आवाज़ सुनकर नियति ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। सुमित उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। नियति ने उसे देखते हुए नासमझी में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो। हम समझे नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सुमित ने उसके साथ चलते हुए कहा, ओ नियति, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अब वो केवल फंक्शन नहीं रहा बल्कि कंपटीशन बन गया है, और अब हम दोनों डांस कंपटीशन में करने वाले हैं, तो हमें प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी, वरना हम अलीशा से हार जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सुमित एक ही सांस में सब बोल गया। वही उसकी बात सुनकर नियति ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, क्या कंपटीशन? पर तुमने तो कहा था ये सिर्फ फंक्शन है और इसमें। सुमित ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, हाँ कहा तो था, पर सडनली डिसीजन चेंज हो गया। पर तुम्हें क्या, तुम तो डांस करने वाली हो, फंक्शन की जगह कंपटीशन में कर लेना, और हाँ अलीशा को हराना जरूर, पर उससे पहले हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं तो कल से ही प्रैक्टिस शुरू करने वाला था, पर तुम ही गायब थी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर नियति ने कहा, हाँ वो कल हमारी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, पर कोई बात नहीं, हम आज से शुरू कर लेते हैं। उसे स्माइल करते देखकर सुमित ने भी स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला दिया और चलते हुए कहा, तो तुम जल्दी से अपनी क्लासेस फिनिश करके मुझे प्रैक्टिस रूम में मिलो, मैं वही तुम्हारा वेट करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो जाने लगा, पर तभी नियति ने उसे रोकते हुए पूछा, सुमित ये तो बताते जाओ, तुमने सोना को देखा क्या? सुमित ने जाते हुए मुड़कर कहा, शायद सोना भी आई नहीं है, वो लेट है। उसकी बात सुनकर नियति अपनी क्लासरूम की तरफ चली गई। वहीं कॉलेज के बाहर सोना हड़बड़ाते हुए, खुद में ही बड़बड़ाते हुए जल्दीबाजी में चले जा रही थी कि तभी अचानक से उसके हाथ से बुक्स छूटकर नीचे गिर गई। ये देखकर सोना ने फ्रस्ट्रेशन में अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए और मुंह बनाते हुए बोली, जब मैं लेट होती हूँ तो ये सारी कायनात भी मुझे और लेट करने की साजिश में लग जाती है। अब पता नहीं प्रोफेसर कश्यप मुझे कितना सुनाएंगे। आज तक का रिकॉर्ड है, मैं कभी भी उनकी क्लास में टाइम से नहीं पहुंची। आज तो पक्का वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो भी अपनी बुक्स उठा रही थी, तभी उसकी नज़र दो काले जूतों पर गई। जूते से होते हुए सोना की नज़र धीरे धीरे उसे शख्स के चेहरे तक पहुंची, और जैसे ही उसने टाइगर का चेहरा देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। टाइगर को देखते ही उसके मुंह से निकला, पागल कुत्ता फिर से यहाँ। उद्धरण चिन्ह। टाइगर जो कॉल पर बात कर रहा था, उसने सोना की बात सुनते ही उसकी तरफ देखा और उसे देखते ही उसके मुंह से भी निकला, जंगली बंदरिया फिर से। कुछ देर तक दोनों ही एक दूसरे को घूर कर देखते रहे।
उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों अभी एक दूसरे को अपनी आंखों से ही शूट कर देंगे। सोना ने टाइगर को देखते हुए अपनी बुक्स को कसकर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए धीरे से बुदबुदाई, हमारी सरकार मुझे एक खून माफ कर दे तो मैं इस पागल कुत्ते का मर्डर कर देती। वही टाइगर के ख्याल भी कुछ ऐसे ही थे। उसने सोना को देखते हुए खुद से कहा, अगर मैं इस कॉलेज का डीन होता तो सबसे पहले इस बंदरिया को मैं कॉलेज से रेस्टिकेट करता। उद्धरण चिन्ह। फिर उसे देखते हुए सोना ने कंधे से अपने बालों को झटका और मुंह बनाते हुए चली गई। टाइगर ने उसे जाते हुए देखकर कहा, गई तो यहाँ से टाइम बम बनकर है, पर पता नहीं अंदर जाकर किस पर फटेगी। दूसरी तरफ अब्रम के ऑफिस में हर्षद अब्रम के सामने सांसें रोककर खड़ा था। अब्रम अपने सामने पड़ी फाइल को बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी उसने पूरी फाइल को चेक करके उस पर साइन करते हुए हर्षद से कहा, मिस्टर सिंह के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। उद्धरण चिन्ह। हर्षद ने उसके सामने से फाइल उठाते हुए कहा, ओके सर, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। अब्रम ने सिर हिला दिया और लैपटॉप में अपनी नजरें गिराते हुए काम करने लगा। पर जब उसे महसूस हुआ कि हर्षद अभी भी उसके केबिन में ही है तो उसने आंखें उठाकर हर्षद की तरफ देखा, तो वो अब्रम की ठंडी नजरें खुद पर महसूस कर अंदर तक कांप उठा। अब्रम की आंखों में देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी पलकें झुका ली। तभी अब्रम की कर्कश आवाज उसके कानों में गई, सो वॉट। हर्षद ने जल्दी से एक एनवेल्प अब्रम के सामने डेस्क पर रखते हुए कहा, सर ये आपके लिए इन्विटेशन आया है। अब्रम अपने सामने पड़े एनवेल्प को देखने लगा। हर्षद अपनी बात कहकर 9-2-11 हो गया था। उसने कैबिन से बाहर जाते ही खुलकर सांस लेते हुए कहा, आई मिस यू टाइगर सर, सर आप कब आएंगे? जैगुआ सर तो अपने काम में बिजी रहते हैं और मैं बेचारे को बीस्ट के सामने बार बार उनका शिकार बनकर चला जाता हूँ। ऐसा कब तक चलेगा सर? मैं उन्हें और हैंडल नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। खुद से बातें करते हुए वो अपने कैबिन में चला गया। वहीं अब्रम के हाथ में एनवेल्प था और वो उसमें से इनविटेशन निकाल कर देखने लगा। गई इनविटेशन देखते ही अचानक से उसके होठों पर मुस्कुराहट आ। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में नियति अपनी सारी क्लासेस लेकर क्लासरूम से बाहर आई और सारे रूम को चेक करते हुए रिहर्सल रूम की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो रूम के बाहर पहुंची तभी अचानक से वहां अलीशा आ गई। नियति और अलीशा दोनों एक साथ रूम में अंदर जाने लगी, जिसकी वजह से दोनों ही टकरा गई। नियति ने उसकी तरफ देखा तो अलीशा उसे घूर कर देख रही थी। उसने नियति को देखते हुए अपने दोनों हाथ बांध लिए और एटीट्यूड में बोली, यू बहन जी तुम फिर से मेरे रास्ते में आ गई। उद्धरण चिन्ह। इस पर नियति ने उसके ही अंदाज में जवाब दिया, किसी के रास्ते में आना तुम्हारी फितरत है, हमारी नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें अलीशा को गुस्सा दिला गई और उसे पार्टी वाली रात की याद आई। उस रात को याद कर अलीशा ने नियति को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारी फितरत तो मैं भी जानती हूँ बहन जी, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम उस रात पार्टी के क्या कर रही थी? तुम्हारे जैसे लोग वो पार्टी नहीं डिजर्व नहीं करते। तुम तो ऐसी पार्टियों में बर्तन साफ करने के लिए हो। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उसने अपनी फ्रेंड को हाई फाई दिया। उसकी बात पर नियति उसे घूर कर देख रही थी। तभी अलीशा ने अपनी आंखें बड़ी कर चौंकने वाले अंदाज में कहा, ऐसा तो नहीं तुम उस रात पार्टी में बर्तन धोने ही आई थी? ये बोल वो हंसने लगी और उसके साथ साथ उसके सभी दोस्त हंसने लगे। उसे हंसते देखकर नियति का गुस्सा अब उसके कंट्रोल से बाहर हो गया था। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और अभी का और कल रात अब्रम पर आया गुस्सा उसने सब अलीशा पर निकालते हुए कहा, हम वहाँ क्या करने गए थे ये हमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, पर हमने तुम्हें देखा था कैसे तुम जबरदस्ती बीस्ट के आसपास मधुमक्खी की तरह मंडरा रही थी और बीस्ट तुम्हें घास भी नहीं डाल रहा था। उसने तो तुम्हें खुद से दूर करके तुम्हारे इंसल्ट भी की थी, पर तुम खुद ही बार बार उससे चिपकी चली जा रही थी। तुम कहो तो मैं ये सारी बातें पूरे कॉलेज को बता दूं। ये सुनते ही अलीशा के चेहरे का रंग बदल गया। गुस्से में उसका चेहरा तमतमा गया और वो नियति को उंगली दिखाते हुए बोली, ओह जस्ट शट अप, तुम बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं बीस्ट के साथ डांस कर रही थी और वो मेरे साथ बहुत फ्रेंडली था। उद्धरण चिन्ह। नियति ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, हाँ मैंने देखा वो तुम्हारे साथ कितना फ्रेंडली था, तभी तो तुमने उसकी जगह अपनी माँ को ही किस कर दिया। नियति की बात सुनकर अलीशा के फ्रेंड्स उस पर हंसने लगे। अलीशा ने उन्हें घूरकर देखा तो वो सभी अपनी हंसी को कंट्रोल करके खड़े हो गए। वहीं अलीशा ने नियति को वार्निंग देते हुए कहा, तुम देखना एक दिन मैं बीस्ट को अपना बना कर रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। नियति ने उसे कॉन्फिडेंट देखकर उससे आंखें मिलाते हुए कहा, क्या तुम जानती नहीं कि बीस्ट शादीशुदा है या फिर जानबूझकर अनजान बन रही हो? उसकी बात सुनकर अलीशा चौंक गई। उसने हैरानी से अपनी फ्रेंड्स की तरफ देखा तो एक लड़की ने उससे कहा, अलीशा आई थिंक शी इज राइट। कुछ महीनों पहले बीस्ट के शादी की अफवाह मीडिया में खूब उछली थी, पर उस समय तुम आउट ऑफ इंडिया थी, शायद इसलिए तुम्हें नहीं पता। पर इस बात पर भी बहुत ही कम लोग विश्वास करते हैं कि बीस्ट की शादी हो गई है, क्योंकि बीस्ट की वाइफ को आज तक किसी ने नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। अपनी फ्रेंड्स की बात सुनकर अलीशा ने नियति से कहा,
तुम्हें क्या लगा था बहन जी? तुम मुझे फेक न्यूज़ के बारे में बताओ तो मैं बीस्ट को छोड़ दूंगी। वो भी तुम्हारे लिए, कभी नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वो न्यूज़ सच भी है तो। बोलते हुए उसने कंधे से अपने बालों को झटका और अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, हर अमीर इंसान की लाइफ में 2-3 गर्लफ्रेंड्स होती ही है। अगर बीस्ट की लाइफ में पहले से कोई है भी तो मेरे जाने के बाद बीस्ट उसे छोड़ देगा। ये सुनते ही नियति की एक आईब्रो ऊपर उठ गई और वो अपने गोल गोल आंखों को बड़ा करके उसे देखने लगी। फिर उसे देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ नियति ने कहा, देखते हैं वो तुम्हारे लिए अपनी बीवी को छोड़ता है या नहीं। ये कहकर नियति रूम के अंदर जाने लगी, पर तभी अलीशा ने उसकी बाह पकड़कर रोक लिया। नियति ने गर्दन घुमाकर उसे देखा तो अलीशा सार्कास्टिक वे में बोली, तुम पहले नहीं जा सकती, मेरे बाद आना। नियति बोली, पर पहले हम आए थे। उद्धरण चिन्ह। अलीशा ने कहा, ओ बेबी क्या तुम नहीं जानती जहां अलीशा जाती है वो सबसे आगे रहती है, उसके बाद ही किसी का नंबर आता है और तुमने ये सोच भी कैसे लिया? अलीशा सिंघल तुम्हारे पीछे चलेगी, सिली गर्ल तुम लास्ट में ही आओगी। ये कहते हुए उसने नियति के कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। नियति इसके लिए तैयार नहीं थी इसलिए वो 2 कदम पीछे हटते हुए लड़खड़ा गई। वो जैसे ही गिरने को हुई, सोना ने उसे जल्दी से संभाल लिया और उसे सही से खड़ा करते हुए बोली, नियति तुम ठीक है? नियति ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। सोना ने अलीशा को देखा और उसके ऊपर बरसते हुए बोली, तुम में मैनर्स नहीं है क्या? अगर नियति गिर जाती तो उसे चोट लग जाती। उद्धरण चिन्ह। अलीशा सोना की बात का जवाब देते हुए बोली, सोनालिका तुम कुछ ज्यादा ही उसकी साइड लेती हो, बहुत जल्द इसकी कीमत तुम्हें भी चुकानी होगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर सोना जैसे ही कुछ कहने को हुई, नियति ने उसे रोकते हुए कहा, सोना रहने दो वो चिकनी चुड़ैल है, नहीं सुधरेगी। उद्धरण चिन्ह। सोना ने उसे समझाते हुए कहा, मैं ये तो नहीं जानती कि तुम किस बैकग्राउंड से आती हो, पर जहां तक मुझे समझ आया है तुम भी एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती हो। फिर तुम अलीशा की इतनी बातें क्यों सुनती हो? क्यों नहीं तुम उसे अपना स्टेटस शो करती हो? नियति ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमने भी अलीशा की तरह ही किया तो हम में और अलीशा में क्या फर्क रह जाएगा? पर एक दिन हम उसे अपने बारे में जरूर बताएंगे, हम क्या है और कौन है, ये हम बहुत जल्द उसे बताएंगे। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों ही बातें करते हुए अंदर चली गई। जैसे ही सुमित की नज़र दोनों पर गई, दोनों को देखकर ताना मारते हुए उसने कहा, पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ और तुम दोनों अब आ रही हो यार, ऐसे में हमारी प्रैक्टिस कैसे पूरी होगी? हम कैसे जीतेंगे? नियति ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, सॉरी सुमित हमें थोड़ी देर हो गई आने में। सोना ने कहा, अरे यार सॉरी क्यों बोल रही है, सीधा सीधा बोलना, रास्ते में काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो इसलिए देर हो गई। उद्धरण चिन्ह। काली बिल्ली कॉलेज में? सुमित ने मुंह बनाते हुए कहा तो सोना ने अपनी आंखों से उसे अलीशा की तरफ देखने का इशारा किया। ये देखकर सुमित समझ गया, फिर से उन लोगों के बीच आर्गुमेंट हुई है। उसने सिर हिलाया और म्यूजिक सिस्टम में म्यूजिक प्ले करके नियति से कहा, चलो प्रैक्टिस करते हैं। बोलते हुए उसने नियति के सामने हाथ बढ़ा दिया था। फिर उसने भी होले से मुस्कुराते हुए सुमित के हाथ में अपना हाथ दे दिया और उसके साथ डांस करने लगी। सोना उन्हें देखकर मुस्कुराए और दूसरी तरफ जाकर माइक में गाने की प्रैक्टिस करने लगी। उसी रूम के बाहर विंडो से कोई सुमित और नियति की पिक्चर्स को अपने फोन में कैप्चर कर रहा था। सोना स्टेज पर माइक के सामने खड़ी गाना गाते हुए प्रैक्टिस कर रही थी और नियति सुमित के साथ डांस करते हुए प्रैक्टिस कर रही थी। अलीशा की नजरें बारी बारी दोनों को घूर रही थी। तभी उसकी फ्रेंड ने उससे कहा, अलीशा ऐसे तो हम हार जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस देखकर तो लगता है सोना और ये लड़की दोनों ही ये कंपटीशन जीत जाएंगी। उद्धरण चिन्ह। अलीशा ने दोनों को घूरते हुए अपनी दोस्त से कहा, नो डियर, अलीशा को कोई नहीं हरा सकता, ये दोनों चाहे कितनी भी प्रैक्टिस क्यों न कर ले, जीत तो सिर्फ अलीशा की ही होगी। ये कंपटीशन भी मैं जीतूंगी और इन दोनों को अच्छा सबक भी सिखाऊंगी। तुम पता करो आकाश कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। उसके पूछने पर उसकी दोस्त ने कहा, अलीशा आकाश तो कई दिनों से कॉलेज नहीं आया, मैंने उसका फ़ोन भी ट्राई किया पर नॉट रीचेबल ही आ रहा है। 2 अलीशा ने उसके सामने हाथ फैलाते हुए कहा, मुझे मेरा फ़ोन। उसकी दोस्त ने अलीशा के हाथ में उसका फ़ोन रख दिया। अलीशा आकाश का नंबर डायल करते हुए रूम में दूसरी तरफ चली गई और कॉल रिसीव होते ही उसने कॉल पर कहा, आकाश वे आर यू? तुम्हें पता भी है कॉलेज में यहाँ क्या हो रहा है? तुम इतने दिन से कहाँ गायब हो? दूसरी तरफ से आकाश की मॉम ने उसे आकाश के बारे में सब बताया तो अलीशा आकाश की मॉम की बात सुनकर हैरान रह गई। आंटी आप मुझे हॉस्पिटल का नाम बताए, मैं अभी आकाश से मिलने आ रही हूँ। दूसरी तरफ से आकाश की मॉम ने उसे अस्पताल का एड्रेस दिया और अलीशा ने उनसे बात करके अपनी दोस्त से कहा, आकाश हॉस्पिटल में है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। वो जाने लगी तो उसकी दोस्त भी उसके साथ चली गई। वही नियति ने थक कर अपने दुपट्टे से पसीना पोंछते हुए कहा, टाइम प्लीज, क्या हम 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं? सुमित ने वही पड़ी चेयर पर बैठते हुए कहा, वाई नॉट? ये बोल वो बोतल से पानी पीने लगा।
नियति ने पीछे मुड़कर सोना को गाते हुए देखा तो उसका गाना सुनकर वो मुस्कुराने लगी। तभी सोना अपना गाना खत्म कर नियति के पास आते हुए बोली, तो बताओ नियति, मेरा गाना तुम्हें कैसा लगा? नियति ने उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, आप बहुत अच्छा गाना गाती है सोना जी। देखना सिंगिंग कंपटीशन तो आप ही जीतेंगे। सोना ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। अलीशा को फाइनली कॉलेज में कोई हराने वाला आ गया है। क्यों, मैंने सही कहा ना सुमित? बोलते हुए उसने सुमित को हाई फाई दिया तो सुमित ने भी हाथ बढ़ाते हुए कहा, राइट। फिर कुछ देर और प्रैक्टिस करने के बाद वो लोग जाने के लिए तैयार होने लगे। नियति सोना के साथ बात करते हुए कॉलेज से बाहर आई। जब वो सोने के साथ पार्किंग में गई तो टाइगर ने नियति के साथ सोना को देखते हुए खुद से कहा, ये जंगली बंदरिया क्वीन के साथ क्या कर रही है? बोलते हुए उसकी नजरें एकटक सोना को घूर रही थी। जैसे ही सोना की नजर टाइगर पर गई तो वो भी उसे घूर कर देखने लगी। नियति जो कंटिन्यूअसली सोना से बात की जा रही थी, उसे पता भी नहीं था कि सोना उसकी बात सुनने की जगह टाइगर को देख रही है। जब उसने बोलते हैं सोना की तरफ देखा तो उसे एक ही दिशा में देखते देखकर नियति ने उसकी नजरों का पीछा किया और टाइगर को देखकर वो चौंकते हुए बोली, सोना तुम मेरे भाई को ऐसे क्यों देख रही हो? उसकी बात सुनते ही सोना ने चौंक कर कहा, क्या वो पागल कुत्ता तुम्हारा भाई है? सोना के मुंह से टाइगर के लिए पागल कुत्ता सुनकर नियति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्या तुमने उन्हें पागल कुत्ता कहा? सोना को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए बोली, देखो नियति, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा भाई ही मुझसे टकराया था और मुझसे लड़ भी रहा था। वो बिल्कुल एक पागल कुत्ते जैसा बिहेव कर रहा था, इसलिए मैंने उसका नाम पागल कुत्ता रख दिया। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर पहले तो नियति को हैरानी हुई, पर अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगी। दोनों बातें करते हुए कार के पास आ गई थी। तभी टाइगर ने नियति को हंसते देखकर पूछा, क्वीन आप ठीक तो है ना? टाइगर ने नियति से ये इसीलिए पूछा क्योंकि जब सुबह वो नियति को लेकर आ रहा था तब उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और आंखों में पानी भरा था और पूरा चेहरा मुरझाया हुआ था। पर अभी नियति सुबह के बिल्कुल ऑपोजिट दिख रही थी। वो हंस रही थी, खुश लग रही थी। तभी नियति ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हम ठीक हैं, पर पहले आप हमें ये बताएं, आपने सोना से लड़ाई क्यों की? ये सुनते ही टाइगर ने चौंक कर पूछा, सोना? ये कौन है? वही सोना ने जैसे ही ये सुना वो टाइगर को गुस्से में घूरने लगी। नियति सोना की तरफ इशारा करते हुए बोली, टाइगर भैया, यही तो सोना है, हमारी सबसे अच्छी दोस्त। इस बार हंसने की बारी सोना की थी, इसलिए उसने जैसे ही टाइगर का नाम सुना वो जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसते देखकर नियति ने पूछा, आप हंस क्यों रही है? उद्धरण चिन्ह। सोना ने हंसते हुए कहा, तुमने इन्हें अभी टाइगर कहा? नियति ने उसे देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वही सोना जोर जोर हंसते ताली मारते हुए बोली, ओह माय गॉड, ये टाइगर है और मैंने इनका नाम पागल कुत्ता रख दिया। वैसे सूट करता है। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो और जोर जोर से हंसने लगी। उसके मुंह से पागल कुत्ता सुनकर नियति उसे हैरानी से आंखें बड़ी किए देखती रह गई और टाइगर वो तो सोना को ऐसे देख रहा था जैसे अगर अभी नियति वहां नहीं होती तो वो सोना को कच्चा चबा जाता। जैसे ही सोना ने फील किया कि उसे दो लोग घूर घूर कर देख रहे हैं तो वो जल्दी से शांत हो गई। नियति ने एक नज़र दोनों को देखा और फिर कड़क आवाज में दोनों से बोली, जरा मुझे बताएंगे आप दोनों पहली बार कब और कहाँ मिले थे, और ये एक दूसरे का नामकरण करने का सिलसिला कब से चालू हुआ? नियति के पूछने पर सोना और टाइगर दोनों ने बारी बारी अपनी बात कही और दोनों ही सिर झुकाकर चुपचाप उसके सामने खड़े हो गए। वही दोनों की बातें सुनते हैं अब नियति हंस रही थी। उसने दोनों को देखते हुए कहा, कमाल है आप दोनों, जंगली बंदरिया और पागल कुत्ता जोड़ी अच्छी है आप दोनों की। ये बोल नियति कार में जाकर बैठ गई। टाइगर और सोना दोनों ने एक दूसरे को मुंह बनाकर देखा और फिर अपने अपने रास्ते चल दिए। थोड़ी देर बाद टाइगर कार ड्राइव कर रहा था और नियति उसके बगल बैठे अभी भी हंसी जा रही थी। उसे हंसते देखकर टाइगर ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, क्वीन आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। आप हमेशा ही इसी तरह खुश रहा करें। जब आप बीस्ट के साथ रहे तब भी ऐसे ही मुस्कुराया करें। उद्धरण चिन्ह। बीस्ट का जिक्र होते ही नियति के होठों पर बिखरी हंसी पल भर में गायब हो गई। अचानक ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसकी आंखों के सामने अब्रम का खून से लथपथ चेहरा आ गया। अब्रम के उस ओरे को याद कर नियति का रोम रोम कांप उठा। टाइगर ने जब नियति की तरफ देखा तो उसे इतना डरे हुए देखकर उसने गाड़ी को रोड साइड पार्क किया और पानी की बोतल नियति को देते हुए कहा, क्वीन आप ठीक है ना? नियति ने उसके हाथ से पानी लिया और जल्दी जल्दी पानी पीने लगी। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए अपने अंदर उठे दर्द को बर्दाश्त करते हुए भारी गले से कहा, नहीं है हम ठीक, और कभी हो भी नहीं सकते हम ठीक। हमारा रिश्ता एक जानवर से जुड़ा है, वो जानवर जो किसी को मारने से पहले एक बार नहीं सोचता। आप नहीं जानते टाइगर भैया, बागर बिल्ले ने उस आदमी को कितनी बुरी तरह से मारा है। कोई भी इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है? कोई किसी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है?
हम तो लगता है उनके सीने में दिल ही नहीं है। तभी नियति को बीच में रोकते हुए टाइगर ने कहा, क्वीन आपने ये तो देखा बीस्ट ने उसे आदमी को कैसे मारा, पर क्या आप ये जानते हैं वो आदमी कैसा था, कैसा व्यक्तित्व रखता था। ये सुनते ही नियति ने अपनी भीगी आंखों से उसे ऐसे देखा जैसे पूछ रही हो, आप कहना क्या चाहते हैं। टाइगर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, क्वीन वो आदमी एक रेपिस्ट था। उस आदमी ने ना जाने कितने ही लड़कियों का रेप किया था और रेप करने के बाद उनकी हत्या कर दी थी। वो उन लड़कियों को इतनी बुरी तरह से मारता था कि उनकी डेड बॉडी भी पहचान में नहीं आती थी। अब बताए क्या कैसे इंसान का जिंदा रहना सही था। बीस्ट ने जो उसे सजा दी वो डिजर्व करता था। उसकी बात सुनते हैं नियति की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। वो तो अब तक अब्रम को ही गलत समझती आ रही थी, पर ये क्या, जिस आदमी की वजह से उसके मन में अब्रम के लिए नफरत का बीज पनपने लगा था, वो आदमी तो नफरत के भी लायक नहीं था। टाइगर ने नियति को उस आदमी के बारे में सब बताया। उसकी पूरी बात सुनकर अब नियति को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने दोनों हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और खुद से बोली, हे भगवान, हमसे ये क्या हो गया। हमने उन्हें कितना कुछ कह दिया बिना एक बार सच जाने कि वो जिसे सजा दे रहे हैं वो आदमी उनकी सजा पाने के भी लायक नहीं था। एक इतने बुरे इंसान के लिए हमने उन्हें क्या कुछ नहीं कह दिया। ये हमने क्या कर दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब हम क्या करें, हम कैसे उनसे माफी मांगे। नियति खुद से ही बोले जा रही थी। वही उसकी बात सुनकर टाइगर ने कहा, क्वीन हमारे बीस्ट जैसे दिखते हैं वैसे ही नहीं। वो जितना ऊपर से हार्ड है अंदर से वो उतने ही सॉफ्ट है, पर वो कभी किसी को भी अपनी सॉफ्ट साइड नहीं दिखाते। हर कोई उनके क्रूएल नेचर से ही वाकिफ है। आपको उन्हें समझना होगा क्वीन, आपको उन्हें जानना होगा। उद्धरण चिन्ह। नियति ने टाइगर की तरफ देखा और आंखों में आंसू लिए धीरे से सिर हिलाते हुए बोली, हम समझेंगे उन्हें, हम उन्हें जानेंगे। जो हमसे जो गलती हुई है हम उसे खुद ठीक करेंगे। आप हमें जल्दी से घर ले चलिए। टाइगर ने मुस्कुराते हुए ओके कहा और ड्राइव करने लगा। टाइगर नियति को विला ड्रॉप करके ऑफिस चला गया था। नियति अब खुश थी, उसके होठों पर स्माइल थी। उसने फ्रेश होकर अब्रम के लिए खाना बनाया और तैयार होने अपने रूम में चली गई। आज उसने कोई सूट या फ्रॉक सूट नहीं पहना था, बल्कि उसने गहरे हरे रंग की साड़ी पहनी थी। नियति के गोरे बदन पर वो हरा रंग खूब जच रहा था। हाथों में भरी भरी चूड़ियां और माथे पर बिंदी लगाकर उसने अपनी गोल गोल खूबसूरत आंखों को काजल से सजाया था। तैयार होकर जब उसने एक नज़र मिरर में खुद को देखा तो उसे अपना ये रूप बहुत सुंदर लगा। पर तभी अचानक से उसके माथे पर सिलवटें आ गई। जाने क्यों तैयार होने के बाद भी उसे कहीं कोई कमी लग रही थी। अपने चेहरे और गले को टटोलत हुए उसने मिरर में देखते हुए कहा, हम तैयार हैं, पर हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ छूट गया है। सब कुछ तो हमने पहना है, फिर क्या कमी लग रही है। अब्रम की चेन उसके हाथ में थी। तभी उसकी नज़र अपनी मांग पर गई जो सूनी पड़ी थी। ये देखकर वो धीरे से मुस्कुराए और खुद से बोली, तो ये कमी थी। बोलते हुए उसने सिंदूर की डिब्बी ली और उसमें से गहरे रंग का सुर्ख लाल सिंदूर लेकर अपनी मांग भरने लगी। अचानक से उसके हाथ सिर के ऊपर ही रुक गए और उसे वो पल याद आया जब अब्रम ने खुद उसकी मांग से सिंदूर मिटाया था। उस लम्हे को याद कर नियति की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिंदूर वापस से डिब्बे में रख दिया और मिरर में खुद को देखते हुए भारी गले से बोली, हमारी मांग सूनी आपने की है तो भरेगी भी आप ही। ये बोल वो धीरे से मुस्कुराए। तभी उसके कान में टाइगर की कही बात गूंजी, प्लीज क्वीन हमारे बीस्ट को समझने की कोशिश करना। उसकी बात याद करते ही वो अब्रम के बारे में सोचने लगी। उसे अब्रम के साथ बिताया हर लम्हा याद आने लगा। साथ ही उसे अब्रम का उसकी केयर करना भी याद आया। कैसे वो उसे हर बार मुसीबत से बचा लेता था। गांव हो या शहर, ठाकुर हो या समर्थ, जब जब लोगों ने उसे तोड़ने की कोशिश की अब्रम उसकी ताकत बनकर उसके साथ खड़ा था। उसने न केवल ठाकुर को मारा बल्कि उसके लिए पूरे गांव से भी लड़ गया था। ये सब याद करते ही नियति गिल्ट से भर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखों से छलके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हम भी कितने बेवकूफ़ हैं। अपनी नादानियों में हम उनकी अच्छी साइड देख ही नहीं पाए। क्या करें, जिंदगी में कभी इतनी बुराई देखी ही नहीं। तो जब भी कोई बुरा करता है वो हमें दुनिया का सबसे बुरा इंसान लगने लगता है। पर हमने जो किया है उसे अब हम खुद ही सुधारेंगे। बागर बिल्ले, हम आपको समझ गए हैं। आज हम आपकी सारी शिकायतें दूर कर देंगे। हम आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। आप कहते हैं न, हम आपका सुकून है, तो आज से हम आपको वो सुकून देंगे जिस पर आपका हक है, सिर्फ आपका। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने खुद को नॉर्मल किया और अपने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट ले आई। वो उठकर जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी कि तभी एक मेड जो डोर के पास खड़ी थी उसने नियति से कहा, मेम साहब, बीस्ट के लिए ये कोरियर आया है। उद्धरण चिन्ह। नियति ने उसके हाथ से एनवेल्प लेते हुए कहा, आप जाए। नियति एनवेल्प को देखने लगी। एनवेल्प के ऊपर हॉस्पिटल का सिंबल बना था। सिंबल देखकर वो बोली, ये हॉस्पिटल से आया है, पर इसमें है क्या। उसने एनवेलप खोला तो उसके अंदर से एक और एनवेल्प निकला। नियति ने उस एनवेल्प को देखते हुए कहा, ये तो बागर बिल्ली की रिपोर्ट है।
हम इसे रख देते हैं, जब वो आएंगे तब उन्हें दे देंगे। उद्धरण चिन्ह। उसने अब्रम की रिपोर्ट को बेड साइड टेबल के ड्रॉ में रख दिया और खुद सोफे पर जाकर बैठ गई। उसकी नजरें घड़ी पर गई तो रात के 8 बज रहे थे। टाइम देखकर वो मुंह बनाकर बोली, पता नहीं हर बार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब भी हम बागर बिल्ले के आने का वेट करते हैं वो उसी दिन लेट क्यों हो जाते हैं। टाइम देखते हुए नियति मुंह बनाकर बोली, पता नहीं हर बार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब भी हम बागर बिल्ले के आने का वेट करते हैं तो वो उसी दिन लेट क्यों हो जाते हैं। ये कहकर नियति ने गहरी सांस ली और सोफे से सिर टिकाकर बैठ गई। उसकी नजरें एकटक घड़ी को घूर रही थी। देखते ही देखते उसकी आंख लग गई और वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 9:30 बज रहे थे जब अब्रम कंधे पर ब्लेजर टांगे हुए अपने रूम में आया। अंदर आते ही उसके कदम जो क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गए थे वो नियति की हल्की सी झलक देखकर अचानक ही रुक गए। उसने गर्दन घुमाकर नियति को देखा तो उसे देखता ही रह गया। चांद की हल्की रोशनी बालकनी से रूम में आ रही थी और उस रोशनी में नियति का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसे देखते हुए अब्रम के कदम खुद ब खुद ही उसकी ओर बढ़ने लगे। वो नियति के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे ध्यान से देखने लगा। जहां अब्रम के माथे पर चोट लगी थी और उसकी चोट से हल्का हल्का खून रिस रहा था, वहीं नियति के माथे की बिंदी डायमंड की तरह चमक रही थी। अब्रम के गाल पर एक छोटा सा कट लगा था जिसमें से खून निकलकर सूख चुका था। वहीं नियति के गाल पर प्यार की लाली सजी हुई थी। जहां अब्रम के होठों के कोने से खून रिस रहा था वहीं नियति के होठ गुलाब की पंखुड़ी की तरह खिले हुए थे। जहां अब्रम के बाल बिखरे हुए थे तो वहीं नियति के बाल हवा में लहरा रहे थे। अब्रम सूरज सा जलता अस्तित्व लिए उसके सामने खड़ा था तो वहीं नियति चांद की तरह ठंडी उसके अंदर की तपिश को कम कर रही थी। नियति के बाल हवा से उड़कर उसके चेहरे पर आ गए और उसे तंग करने लगे, जिसकी वजह से नियति के माथे पर सिलवटें उभर गई। ये देखकर अब्रम उसके थोड़ा और नजदीक गया और उसके ऊपर झुकते हुए अपना एक हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ा दिया। इससे पहले कि उसकी उंगलियां नियति के चेहरे को छूती तभी उसकी अंतरात्मा की तेज आवाज ने उसे आगे बढ़ने से रोक लिया। ये क्या कर रहा है तू? क्यों उसे छू रहा है? तेरे हाथ खून से रंगे हैं और वो एक मासूम सफेद मोरनी जैसी है। अगर तूने उसे छुआ तो तेरे हाथों का लाल रंग उसे गंदा कर देगा। दूर रह उससे, तू उसे छूने का हक नहीं रखता बीस्ट। भूल गया क्या सुबल टर्टल ने तुझसे क्या कहा था? वो तुझसे बहुत नफरत करती है, तेरे साथ नहीं रहना चाहती, डरती है तुझसे क्योंकि तू एक जानवर है। जानवर, और जानवर के साथ कोई नहीं रहना चाहता। अब्रम के अंतरात्मा ने उससे इतनी कड़वे शब्द कहे कि उसने दर्द का सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारते हुए अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और धीरे धीरे नियति को देखते हुए ही वो अपने हाथ पीछे लेने लगा। नियति का ये रूप उसे खूब भा रहा था पर उसकी अंतरात्मा उसे नियति के करीब जाने से रोक रही थी। जब उसे लगा कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो नियति को एक नज़र देखकर क्लोजेट रूम में चला गया। उसने गुस्से में दरवाजा इतनी जोर से बंद किया था कि आवाज़ सुनकर नियति की नींद टूट गई। वो अचानक से चौंक कर उठी और उसकी नज़रें सीधा वॉशरूम के डोर पर गई, जहां से हल्की हल्की पानी की आवाज़ आ रही थी। अब्रम का क्लोजेट रूम उसके वॉशरूम से अटैच था। नियति उठकर वॉशरूम के पास गई और पानी की आवाज़ सुनकर धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, वो आ गए हैं। चल नियति, अब खुद को तैयार कर ले। अपनी गलती के लिए आज तुझे बागर बिल्ले से सॉरी बोलना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। खुद से बात करते हुए वो अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी। बार बार उसकी नज़रें वॉशरूम के डोर की तरफ जा रही थी और उसकी आंखें अब्रम के दीदार के लिए तरस रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि कब वॉशरूम का डोर ओपन हो और उसे अब्रम का चेहरा देखने को मिले। घबराहट, बेचैनी और नर्वसनेस ने नियति को अपने कंट्रोल में कर लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब्रम का सामना कैसे करे। नियति अभी सोच ही रही थी कि तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और अब्रम वॉशरूम से निकलकर रूम में आया। रूम में थोड़ा अंधेरा होने की वजह से नियति को अब्रम दिखाई तो दे रहा था, पर उसके चेहरे पर लगी चोटें वो नियति की नज़रों से छुपी हुई थी। नियति उसके सामने जाकर जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि तभी अब्रम उसे एक नज़र देखकर दूसरी तरफ चला गया। वो टॉवल से अपने बालों को साफ करने लगा। नियति उसके पीछे पीछे चल रही थी पर अचानक अब्रम के रुक जाने से वो उसकी पीठ से टकरा गई। उसके मुंह से जोर से आउच निकला। अब्रम ने पीछे मुड़ते हुए कहा, क्या हुआ टर्टल? मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हो? तुम एक जगह बैठ नहीं सकती। ये सुन नियति जल्दी से बोली, हमें आपसे बात करनी है। अब्रम ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, पर मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। नियति फिर उसके पीछे चली गई। तभी अब्रम आगे जाकर अचानक से रुक गया और नियति फिर से उससे टकरा गई। इस बार भी अब्रम की मस्कुलर बॉडी ने उसे चोट पहुंचा दी थी। नियति सिर झुकाए अपना सिर सहलाते हुए खुद से ही बड़बड़ाई, पता नहीं बागर बिल्ला इतनी कंजूसी क्यों करता है। इतना बड़ा घर है, इतना सारा पैसा है, अगर थोड़ा सा खर्चा बिजली का खर्च उठा लेंगे तो गरीब थोड़ी न हो जाएंगे। पूरे घर में अंधेरा करके रखते हैं।
उन्हें तो कुछ नहीं होता पर बार बार हमें ही चोट लगती रहती है। उद्धरण चिन्ह। नियति की ये बातें अभ्रम ने सुनी थी। वो उसकी तरफ मुड़ा और उसके हाथ को नीचे कर उसे कंधे से पकड़कर चलने लगा। नियति उसकी आंखों के देखते हुए अपने कदम पीछे ले रही थी। तभी अभ्रम ने उसे सोफे के पास लाकर उसे सोफे पर बिठा दिया। नियति धड़ाम से बैठ गई, पर इस बीच उसकी नजरें एक बार भी अभ्रम के ऊपर से नहीं हटी। अभ्रम उसे बिठाकर उठते हुए बोला, टर्टल अब यहाँ से हिलना नहीं, चुपचाप यहीं बैठी रहो। वो जाने लगा तो नियति ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, हमें आपसे बात करनी है। आप कहाँ जा रहे हैं? अभ्रम ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेकर वो नियति की तरफ मुड़ा और उसके ऊपर झुकते हुए उसकी आंखों में देखकर उसने कहा, बोलो क्या कहना है तुम्हें? नियति की नज़र उसके चेहरे से हटकर उसके चौड़े कंधे पर गई। अभ्रम की अपर बॉडी शर्टलेस थी। हालांकि नियति कई बार अभ्रम को पहले भी ऐसे देख चुकी थी, पर अभी उसके नज़दीक होने से वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने अभ्रम के चौड़े कंधे और मस्कुलर चेस्ट को देखते हुए नर्वसनेस के साथ कहा, आप पहले ड्रेसअप हो जाए, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। उसकी बात पर अभ्रम उसे अजीब तरह देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने बैठी लड़की आखिर है क्या। जब वो रेडी होने जा रहा था तब उसके पीछे पीछे घूम रही थी। अब जब वो खुद उससे पूछ रहा है तो वो उसे ड्रेसअप होने के लिए कह रही है। ये सोचते हुए अभ्रम ने सिर हिलाकर नियति से कहा, टर्टल तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम सिली थी, सिली हो और हमेशा सिली ही रहोगी। अब जो भी कहना है जल्दी कहो, तुम्हारे पास केवल 5 मिनट है, उसके बाद मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही नियति ने अपने हाथों को मसलते हुए जल्दी से कहा, वो हम कहना चाहते थे, वो हम आपसे ये कहना चाहते थे। अभ्रम ने एक हाथ अपने माथे पर रख लिया और आंखें बंद करके कहा, ओह गॉड टर्टल, इसके आगे भी कुछ बोलो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही नियति जल्दी से बोलो, सॉरी। अभ्रम ने आंखें खोलकर भौहें सिकुड़कर उसे देखा। नियति एकटक उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सॉरी, हमने आपको गलत समझा। सॉरी उन सब बातों के लिए जो भी सुबह हमने आपसे कही। सॉरी सॉरी सॉरी। बोलते हुए नियति ने दोनों हाथ से अपने कान पकड़ लिए। ये देखकर अभ्रम कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। वो बिल्कुल एक मासूम छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। अभ्रम ने उसके हाथों को पकड़ के नीचे किया और उसे देखते हुए कहा, इट्स ओके। ये कहकर अभ्रम क्लोजेट रूम में चला गया। वही नियति उसे जाते हुए देखकर मुंह बनाते हुए बोली, हमने उनसे सॉरी कहा, कान पड़कर माफी भी मांगी और ये सिर्फ इट्स ओके बोलकर चले गए। बागर बिल्ले कैसे इंसान हैं आप, कम से कम 2 मिनट हमारे पास बैठते, हमसे थोड़ी बात करते, हमसे पूछते तो सही, पर नहीं, करनी तो उन्हें अपने मन की है। जब हमारा मन नहीं होता तब ये हमें पकड़ पकड़ कर अपने पास बिठाते हैं और आज जब हम खुद उनके पास बैठना चाहते हैं तो ये हमसे दूर जा रहे हैं। भगवान जी किस मिट्टी से बनाया है आपने हमारे बागर बिल्ली को? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए नियति कमरे की छत की तरफ देख रही थी, जैसे भगवान जी उसकी सारे बातें सुन रहे हो। नियति उठी और रूम से बाहर चली गई। जब वो डाइनिंग टेबल के पास गई तो उसे टाइगर, जगुआ और पाइथन तीनों खाना खाते हुए दिखे। जगुआ, पाइथन और टाइगर तीनों के चेहरे पर चोट के निशान थे और उनकी चोट से हल्का हल्का खून भी निकल रहा था। ये देखकर नियति की भौहें तंग गई। वो उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही उन्होंने अपने सामने किसी की प्रेजेंस को फील किया, तीनों ने एक साथ सिर उठाकर नियति को देखा। वो उन्हें सवालिया नजरों से देख रही थी और फिर कुछ ही मिनट बाद नियति उनके साथ हॉल में सोफे पर बैठी थी। टेबल पर फर्स्ट एड बॉक्स खुला रखा था। नियति कॉटन और जेल से टाइगर की चोटों को साफ कर रही थी। उसके चेहरे के भाव सख्त थे। उसके बाद भी उसके चेहरे से मासूमियत गायब नहीं हुई थी, बल्कि शांत चेहरे से वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी उसने टाइगर के जख्मों को साफ कर उसके जख्मों पर ऑइंटमेंट लगाते हुए कहा, अब आप बताएंगे हमें ये सब कैसे हुआ? हमें समझ नहीं आता, आप लोग ये कैसी जिंदगी जी रहे हैं? कभी भी कुछ भी हो जाता है। उस दिन माया ने आपको गोली मार दी, अभी आपके जख्म भर भी नहीं थे कि फिर से नए जख्म ले आए। अब आप कुछ बोलेंगे भी? नियति की इतनी बातें सुनकर टाइगर भी घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे सच कैसे बताएं। उसने एक नज़र पाइथन और जगुआर की तरफ देखा तो दोनों ने मुंह फेर लिया। ये देखकर टाइगर ने मन में कहा, तुम दोनों को तो मैं देख लूंगा। तभी नियति की आवाज़ फिर से उसके कानों में पड़ी और उसने जल्दी से कहा, क्वीन, वो रास्ते में हम पर अटैक हुआ था। ये सुनकर नियति ने उसे देखा और फिर उसे उठने का इशारा किया। उसके उठते ही जगुआ उसके सामने बैठ गया। नियति ने उसके जख्मों को साफ करते हुए कहा, हम आगे बताए। जगुआ ने एक नज़र टाइगर और पाइथन को देखा और नियति से कहा, क्वीन, अचानक से वो लोग हमारे सामने आ गए और हमारा रास्ता रोककर खड़े हो गए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनते हुए नियति ने उसके जख्मों पर भी ऑइंटमेंट लगा दिया था। फिर उसने जगुआ को उठने का इशारा किया और पाइथन को इशारे से बैठने के लिए कहा। अब तक पाइथन समझ गया था कि नियति को पूरी कहानी सुननी है, इसलिए उसने नियति के बोलने से पहले ही कहना शुरू किया।
क्वीन वो लोग। अभी पाइथन ने इतना ही कहा ही था कि इतने में ही नियति ने उसे बीच में टोक दिया और फिर उसके जख्मों को साफ करते हुए बोली, पाइथन भैया गाड़ी में हॉर्न है ना? पाइथन ने झिझकते हुए कहा, हाँ है क्वीन। ये सुनते ही नियति ने तेज आवाज में कहा, तो फिर आपने उन्हें हॉर्न क्यों नहीं दिया? अगर आप उन्हें हॉर्न देते तो वो खुद ही आपके रास्ते से हट जाते। इतनी सी बात के लिए क्या जरूरत थी आप लोगों को उनसे लड़ने की? नियति की बात सुनकर टाइगर, जगुआ और पाइथन तीनों का मन हुआ कि वो अपना सिर पीट ले। वो लोग इतनी भी बड़े बेवकूफ नहीं थे कि इतनी सी बात पर लड़ाई करें। वो तो उन लोगों पर सामने से अटैक हुआ था, इसलिए उन्होंने उनके अटैक का जवाब दिया। नियति उन्हें डांटते हुए पाइथन के जख्मों पर ऑइंटमेंट लगा रही थी। तभी अचानक से वो बोलते हुए रुक गई। वो आंखें बंद कर सोचने लगी तो उसे अब्रम का चेहरा दिखा। जब वो उसके ऊपर झुका उससे बात कर रहा था, उस वक्त नियति का ध्यान अब्रम की आंखों पर था, इसलिए उसने अब्रम के चेहरे पर ध्यान नहीं दिया। पर अब याद करने पर उसे अब्रम के माथे पर लगी चोट की हल्की सी झलक दिख रही थी। नियति ने झट से अपनी आंखें खोली और पाइथन को देखते हुए कहा, हो गया, अब आप सब जाकर आराम करिए, हम जाते हैं, गुड नाइट। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर उसने टेबल पर से बॉक्स उठाया और तेजी से चली गई। जगुआ ने उसे जल्दी में जाते देखकर टाइगर से कहा, क्वीन को क्या हुआ? अभी तो ठीक थी। उद्धरण चिन्ह। टाइगर के कहा, शायद उन्हें हमारे जख्म देखकर बीस्ट के जख्म याद आ गए हो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो भी चला गया। जगुआ ने उसे जल्दी में जाते देखकर टाइगर से कहा, क्वीन को क्या हुआ? अभी तो ठीक थी। उद्धरण चिन्ह। टाइगर के कहा, शायद उन्हें हमारे जख्म देखकर बीस्ट के जख्म याद आ गए हो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो भी चला गया। जगुआ ने पाइथन की तरफ देखा तो उसने कंधे उचका दिए। वो उठकर जाने लगा। तभी अचानक से जगुआ उसके सामने आ गया। ये देखकर पाइथन रुक गया। वो सवालिया नजरों से जगुआ को देखने लगा। जगुआ ने जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, पाइथन जल्दी से पीछे हटते हुए बोला, क्या कर रहा तू? उद्धरण चिन्ह। जगुआ ने आगे बढ़कर उसके सिर पर लगी बैंडेज को ठीक करते हुए कहा, अबे ये सही कर रहा था। तूने क्या सोचा? पाइथन ने उसे घूरते हुए कहा, कुछ भी नहीं। ये बोलते हुए वो चला गया। उधर नियति तेजी से रूम में आई। उसकी नजरें चारों ओर घूम घूम कर अब्रम को ढूंढ रही थी, पर अब्रम उसे कहीं दिख नहीं रहा था। जब वो थोड़ा और अंदर आई तो उसकी नज़र बालकनी में खड़े अब्रम पर गई। वो जल्दी से उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसने अब्रम को अपनी तरफ घुमाया। अब्रम के हाथ में सिगरेट थी और उसके होठों से धुआं निकल रहा था। ये देखकर नियति सख्त नजरों से उसे देख रही थी। तभी उसने अब्रम के हाथ से सिगरेट छीन ली और उसे फेंक दिया। ये देखकर अब्रम ने अपनी भौहें सिकुड़कर कहा, व्हाट आर यू डूइंग टूटल? तुमने मेरी सिगरेट क्यों फेंकी? नियति ने वहीं पड़े सिगरेट के पैकेट को उठाकर उसे दिखाते हुए कहा, क्या आपको दिखाई नहीं देता इस पर क्या लिखा है? स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, उसके बाद भी आप स्मोकिंग कर रहे हैं। अब्रम जो उसे घूर रहा था, उसे नियति की आंखों में खुद के लिए परवाह और नाराजगी दोनों ही दिख रही थी। वो उसे देखते हुए जैसे ही कुछ कहने को हुआ कि तभी नियति उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ रूम में ले जाने लगी। अब्रम बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। नियति ने उसे रूम में लाकर सोफे पर बिठा दिया और टेबल लैंप को ऑन कर दिया। रोशनी होते ही उसे अब्रम का चेहरा साफ दिखने लगा। उसके चेहरे पर लगी चोटों को देखकर नियति को अपनी दिल में दर्द का एहसास हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में रखकर भींच दिया हो। दर्द की लकीरें उसके चेहरे पर खींची देखकर अब्रम ने उसे देखते हुए मन में कहा, क्या टर्टल को मेरे दर्द से फर्क पड़ता है? क्या टर्टल मेरे लिए फील करती है? क्या टर्टल मुझे अपना मानती है? अब्रम उसे देखते हुए खुद से ही बात किए जा रहा था। तभी अचानक से उसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकली। नियति ने उसकी आंखों में देखते हुए जल्दी से कहा, क्या आपको दर्द हो रहा है? अब्रम ने भी उसकी आंखों में देखते हुए सिर हिला दिया। तभी नियति ने गहरी सांस लेते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों करते हैं आप ऐसा? क्यों बार बार खुद को खतरे में डाल देते हैं आप? आपके ये जख्म हमसे देखे नहीं जाते। हमें बहुत तकलीफ होती है आपको ऐसे देखकर। उद्धरण चिन्ह। नियति भावनाओं में बहकर अब्रम से वो बातें कह रही थी जो कभी उसने अकेले में भी खुद से एक सेप नहीं की थी। वही अब्रम उसकी बातें सुनकर हैरान था। वो हैरानी से उसे देखे जा रहा था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि नियति उसके बारे में ऐसा सोचती होगी। उसे तो नियति की नफरत ही पता थी, पर आज वो उसकी परवाह को देख रहा था। वही नियति अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोली, बागर बिल्ले खबरदार, जो आगे से इस बड़ी ही हालत में हमारे सामने आए तो हम बात नहीं करेंगे आपसे, आपको छोड़कर दूर चले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। नियति के लिए कहते ही अचानक से उसके होठों पर अब्रम ने एक उंगली रख दी और नमे सिर हिलाते हुए उसने नियति की आंखों में देखते हुए कहा, नो टर्टल, नो। तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। यू आर माइन टर्टल, यू आर ओनली माइन। ये कहते ही उसने तड़पकर नियति को अपने गले लगा लिया।
उसने भी अब्रम को उतने ही शिद्दत से अपनी बाहों में भरा था। नियति की आंखें नम थी तो वहीं अब्रम को उसे गले लगाते ही सुकून मिला था। कुछ देर तक एक दूसरे को ऐसे ही अपनी बाहों में होल्ड किए दोनों बैठे रहे। उनके होठ खामोश थे, पर धड़कने को जैसे जुबां मिल गई थी। अब्रम की धड़कनों का शोर नियति के दिल तक जा रहा था, वहीं नियति की धड़कनों का शोर अब्रम का दिल भी सुन रहा था। उनकी धड़कनें जो आपस में ही बातें कर रही थी, वो आज एक दूसरे के अंदर छुपे जज्बातों को एक दूसरे को बता रही थी। कुछ देर बाद जब नियति उससे दूर हुई तो उसने फिर से अब्रम का चेहरा अपने छोटे छोटे नाजुक हाथों में थाम लिया। अब्रम उसके हाथों की सॉफ्टनेस को अपने गालों पर महसूस कर रहा था। नियति ने उसे देखते हुए भारी गले से कहा, बहुत बुरे हैं आप, हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। ये कहकर उसने अब्रम के माथे को अपने होठों से छू लिया। नियति आगे बोली, हमेशा अपनी चलाते हैं, मानते हैं हम आप जितने समझदार नहीं पर थोड़े तो समझदार हैं, फिर भी आप हमारी नहीं सुनते। बोलते हुए उसने अब्रम के दोनों गालों पर अपनी लिपस्टिक का मार्क छोड़ा और उठकर जाने लगी। वो जैसे ही मुड़ी कि तभी अब्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। नियति बिना कुछ बोले अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ाने लगी। ये देखकर अब्रम के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसने धीरे धीरे नियति को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, स्ट्रगल करना छोड़ दो टर्टल, मैं ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। और तभी वो अब्रम के खींचने से उसकी गोद में गिर गई। नियति उठने लगी तो अब्रम ने अपनी मजबूत बाहों को उसकी कमर पर लपेट दिया और उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, कहाँ जा रही हो, मुझे अकेला छोड़कर। नियति के हाथ उसके हाथ पर थे और वो अपने नाजुक हाथों से अब्रम के हाथ को खोलने की कोशिश कर रही थी। वो उसकी बात पर नाराजगी से बोली, जब आप हमारी सुनना ही नहीं चाहते तो हम यहाँ रहकर भी क्या करें, हमें जाने दीजिए। अब्रम धीरे से मुस्कुराया और नियति के गुस्से में फूले हुए गाल पर किस करके कहा, सुनाओ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। अब्रम ने ये बात गहरी आवाज में कही थी और उसकी गर्म सांसें जो नियति के कान और चेहरे पर पड़ रही थी, उससे नियति की दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। उसके होठ कांपने लगे। वहीं अब्रम ने उसके दूसरे गाल को अपने होठों से छूकर कहा, बोलो टर्टल, मैं आज सिर्फ तुम्हारी सुनूंगा। नियति ने धीरे से मुड़कर तिरछी नजरों से उसे देखा तो अब्रम उसे ही देख रहा था। उसका चेहरा नियति के चेहरे के एकदम सामने और करीब था, इतना कि दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से टकराकर एक दूसरे की सांसों में घुल रही थी। उसे अभी भी खामोश देखकर अब्रम ने अपनी नाक से उसकी नाक को छूते हुए रब करते हुए कहा, स्पीक टर्टल। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नियति ने धीरे से अपनी पलकें झुका ली और कहा, आई एम सॉरी। अब्रम ने पलकें झुकाए हुए अपनी नाक से उसके गाल को छूते हुए कहा, और तुम सॉरी क्यों हो? नियति ने अपनी बढ़ती सांसों को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, हमने कल जो भी आपसे कहा वो गलत था, हमने आपको गलत समझ लिया था, आप सही थे और वो आदमी गलत था। अब्रम उसकी बातें सुनते हुए उसकी नेक पर आ गया था। तभी उसकी नज़र नियति के नेक पर बने नाखून के निशान पर गई। उसकी भौहें तंग गई। उसे इतना गुस्सा आने लगा कि उसका मन चाह रहा था वो उस आदमी को फिर से जिंदा करके मारे। उद्धरण चिन्ह। नियति अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोली, हम उस वक्त डर गए थे, इसीलिए वो सब आपसे कह गए। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने उस निशान पर अपने होठ रखते हुए कहा, उसने तुम्हें छुआ था टर्टल, तो उसे तो सजा मिलनी ही थी। उद्धरण चिन्ह। नियति अचानक से उसकी तरफ घूम गई और उसे देखते हुए बोली, तो क्या आपने हमें माफ कर दिया? अब्रम तिरछा मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोला, माफी तो तुम्हें अब मिलेगी टर्टल। बोलते हुए अब्रम ने नियति को देखा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके आंखों में सजा काजल उसकी आंखों को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। अब्रम की नज़र उसके पूरे चेहरे से घूमते हुए उसके पूरे वजूद पर पड़ी। हरे रंग की साड़ी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने फुल स्लीव्स का ब्लाउज पहना था। ब्लाउज का बैक साइड गला डीप था। नियति पर अपनी एक भरपूर नज़र डालते हुए अब्रम ने उसे पलट दिया और उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए मदहोशी भरी आवाज में कहा, टर्टल तुम्हें सॉरी चाहिए। नियति जो उसके छूने से ही उसकी बाहों में बिखर गई थी, उसने नजरें झुकाए हुए धीरे से कहा, हाँ, हमें आपकी माफ़ी चाहिए। ये सुनते ही अब्रम के होठों पर स्माइल आ गई और उसकी नज़दीकियों को फील कर उसने अपनी साड़ी को मुट्ठी में भर लिया। अब्रम उसकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराया और उसकी ब्लाउज की डोरी और उसके बालों से खेलने लगा। उसकी बढ़ती शरारतों से नियति के होठों पर बिखरी मुस्कान गहरी होती चली गई और तभी उसने अब्रम के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर कर दिया। अब्रम ने उसे अपनी एक आईब्रो उठाकर देखा तो नियति नमे सिर हिलाते हुए उससे दूर चली गई। ये देखकर अब्रम के होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। वो भी उसके पीछे पीछे बालकनी में आ गया। नियति बालकनी की रेलिंग से सटकर खड़ी थी। अब्रम को पास आते देखकर वो जाने लगी पर तभी उसने रेलिंग पर हाथ रख दिया। वो दूसरी तरफ से जाने लगी तो अब्रम ने दूसरी तरफ से भी उसका रास्ता रोक दिया और उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए उसके ऊपर झुककर खड़ा हो गया। उसे देखते ही नियति ने शर्मा कर अपनी पलकें झुका ली। तभी नियति के बाल उसके आधे चेहरे को ढक गए।
अभ्रम ने जैसे ही उसके बालों को साइड करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया पर तभी वो अचानक से रुक गया। उसने अपने हाथ को देखा तो उसे अपनी अंतरात्मा की कई बातें याद आईं। तेरे हाथ खून रंगे हैं, तेरे छूने से उसका सफ़ेद रंग गंदा हो जाएगा। ये याद करते ही उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और नियति को देखते हुए उससे दूर होने लगा। जब कुछ सेकंड तक उसने अभ्रम के टच को महसूस नहीं किया तो उसने पलकें उठाकर उसे देखा। वो उससे दूर जा रहा था। ये देखकर नियति असमंजस में उसे देखने लगी। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ा तभी नियति ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभ्रम के आगे बढ़ते कदम रुक गए। उसने मुड़कर अपने हाथ को देखा जो नियति के हाथ में गिरफ्त था, और फिर उसके चेहरे को देखा। वो नाराजगी और प्यार भरी नजरों से उसे देख रही थी। अभ्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टर्टल, मेरे हाथ खून से रंगे हैं। अगर मैंने तुम्हें छुआ तो ये लाल रंग तुम पर भी चढ़ जाएगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तुम मुझसे दूर रहो। नियति की आंखों में उसकी बात सुनकर आंसू भर आए। वो उसके पास गई और एक हाथ उसके गाल पर रखते हुए भारी गले से बोली, हम पर रंग तो बहुत पहले ही चढ़ गया है आपका। अभ्रम उसकी बातें सुनते ही उसकी आंखों में देखने लगा। तभी नियति ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके हाथ को अपनी कमर पर रख दिया और उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेटते हुए वो ऊपर उठते हुए उसके होठों को छूने की कोशिश करने लगी। पर हाइट कम होने की वजह से नियति उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। थक कर उसने मुंह लटकाते हुए सिर झुका लिया। वहीं उसकी हरकतों को देखकर अभ्रम मुस्कुरा रहा था। तभी उसने नियति को उसकी कमर से होल्ड करते हुए उसे ऊपर उठाया। ये देखकर वो खुश हो गई। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अभ्रम को हक कर लिया। वो उसे लेकर रूम में आ गया। नियति मुस्कुराती आंखों से उसे देख रही थी। वहीं अभ्रम ने उसके चेहरे पर आए बालों की एक लट को साइड करते हुए कहा, यू कांट हैंडल मी टर्टल, आई नो यू आर जस्ट 19। ये सुनते ही उसका मुंह बन गया। तभी अभ्रम ने उसे देखते हुए कहा, बट। नियति ने उसे देखते हुए जल्दी से कहा, बट क्या? इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। अभ्रम ने उसके होठों को खामोश कर दिया। उसे पैशनेटली किस कर रहा था। अ लॉन्ग डीप मोस्ट सैटिस्फाइंग किस के बाद वो उससे अलग हुआ और उसकी बढ़ी हुई सांसों को देखकर मुस्कुराते हुए उसने नियति की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। अभ्रम ने उसके होठों को खामोश कर दिया। वो उसे पैशनेटली किस कर रहा था। अ लॉन्ग डीप मोस्ट सैटिस्फाइंग किस के बाद वो उससे अलग हुआ और उसकी बढ़ी हुई सांसों को देखकर मुस्कुराते हुए उसने नियति की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। नियति के हाथ उसके बालों में घूमने लगे। वो अभ्रम को महसूस कर रही थी। आज अभ्रम का उसके करीब आना उसे एक अलग ही एहसास करवा रहा था। उसकी आंखें बंद थी और होठों पर एक प्रेशियस स्माइल बिखरी हुई थी। आज अभ्रम ने न केवल उसके शरीर को छुआ था बल्कि उसने नियति के मन को भी छू लिया था। तभी उसने नियति के हाथ को पकड़ उन्हें अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसके नाजुक हाथों को कैद कर लिया। अभ्रम का भारी वजूद ने नियति के नाजुक वजूद पर हावी था। कुछ देर उसे अपने प्यार, पैशन और एहसास से रूबरू करवाने के बाद अभ्रम उसके बगल में लेट गया। वो तिरछी नजरों से उसे देख रहा था। वही नियति उसके अचानक उससे दूर हो जाने पर उसे नाराजगी से देख रही थी। उसे अभ्रम का दूर जाना अच्छा नहीं लगा था। वो आंखों से ही शिकायत कर रही थी। अभ्रम ने उसकी शिकायती नजरों को देखकर स्माइल करते हुए अपना एक हाथ नियति के गाल पर रख दिया और उसके गाल को सहलाते हुए प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टर्टल, तुम अभी बहुत छोटी हो। यू कांट हैंडल मी। नियति को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उसे तो अभ्रम का उसके करीब रहना आज अच्छा लग रहा था, इसलिए वो उसके दूर जाते ही नाराजगी से उसे देखने लगी थी। अभ्रम ने उसे देखते हुए अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, यू आर इनोसेंट टर्टल, सो इनोसेंट। तुम्हारे चेहरे पर ये मासूमियत अच्छी लगती है। मैं तुम्हारी ये मासूमियत छीनना नहीं चाहता। तुम मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। एक दिन मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बनाऊंगा और वो दिन बहुत स्पेशल होगा, पर वो दिन आज नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नियति उसकी बात सुनकर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं बागर बिल्ले, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें बस आपके साथ रहना है, आपके पास रहना है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये कहते हुए नियति ने अपना सिर अभ्रम के सीने पर रख दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। अभ्रम उसकी इनोसेंस पर मुस्कुराया और फिर उसने भी नियति को अपनी बाहों में भर लिया। उसने प्यार से नियति के बाल को चूमा और उसके सिर को सहलाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। नियति ने तो पहले ही उसके सीने पर सिर रखते ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी ही देर में वो दोनों नींद के गहरे समुद्र में चले गए। वहीं दूसरी तरफ अतीश के सामने टेबल पर कुछ फोटोग्राफ पड़े थे। समर्थ उसके सामने ही खड़ा था। अतीश और समर्थ दोनों की नजरें टेबल पर पड़े फोटोग्राफ्स को देख रही थी। तभी उन फोटोग्राफ को देखते ही देखते अतीश के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। उन फोटोज में नियति का चेहरा साफ दिख रहा था और सुमित का चेहरा छुपा हुआ था। अतीश ने एक फोटो को लेकर उसे अपनी नजरों के सामने किया और फिर नियति की उस फोटो को देखते हुए उसने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, बीस्ट की वाइफ तो सच में बहुत खूबसूरत है, पर खूबसूरती जानलेवा होती है। ये बात बीस्ट को अब पता चलेगी। उद्धरण चिन्ह।
नियति की फोटो से नजरें हटाकर अतीश ने समर्थ की तरफ देखा। समर्थ ने उसे देखते हुए कहा, ये उसी कॉलेज में पढ़ती है जिसमें आकाश पढ़ता है। बीस्ट और उसके बीच कैसा रिलेशन है ये तो हमें पता नहीं, पर इसे लेकर बीस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। टाइगर खुद इसे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन समर्थ को बीच में रोकते हुए अतीश ने कहा, तू समझा नहीं समर्थ, ये लड़की बीस्ट के लिए अब क्या बन गई है। अगर ये उसके लिए कोई मायने नहीं रखती तो वो कभी भी उसकी जिम्मेदारी टाइगर को नहीं देता। इससे ये पता चलता है कि ये लड़की बीस्ट के काफी करीब है। इतने की अगर चोट इसे लगी तो दर्द बीस्ट को होगा। कब से मुझे ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी, पर अब फाइनली वो इंसान मुझे मिल गया। मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे बीस्ट की वाइफ चाहिए। समर्थ कुछ भी करो, इसे उससे दूर करो। उद्धरण चिन्ह। अतीश की बात सुनते ही समर्थ चौंक गया था। उसे तो अब तक यही लग रहा था अतीश ने ऐसे ही बीस्ट की वाइफ की इन्फॉर्मेशन मांगी है। उसे कहाँ पता था कि वो उसे लाने के लिए कह देगा। समर्थ बीस्ट के नेचर को, बिहेवियर को और उसके कोयल ओरे को अच्छे से जानता था। अगर उसके किसी भी आदमी को खरोच आती थी तो वो पागल जानवर बन जाता था, पर यहाँ तो अतीश उसे उसकी वाइफ को लाने के लिए बोल रहा है। अगर बीस्ट को इस बारे में पता चलेगा तो वो उसके साथ क्या करेगा, यही सोचकर वो डर रहा था। डर से उसके माथे पर पसीना छलक आया था। उसे पसीने में लथपथ देखकर अतीश ने सरकास्टिकली मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, डर लग रहा है। समर्थ ने जल्दी से कहा, डर तो नहीं सर, पर हम बीस्ट की वाइफ का किडनैप कैसे करेंगे। अतीश ने नियति की फोटो को देखते हुए कहा, तू समझा नहीं समर्थ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने उसे देखते हुए पूछा, क्या सर। अतीश ने कहा, बीस्ट को यूज की हुई चीजें पसंद नहीं। बोलते हुए अतीश ने समर्थ को देखा। पहले तो समर्थ को उसकी बातें समझ नहीं आई, पर जैसे ही उसे अतीश की बातें समझ आई उसके होठों पर भी सरकास्टिक स्माइल आ गई। और तभी अतीश को देखते हुए समर्थ ने मन में कहा, बेला क्या किस्मत है तुम्हारी। अच्छा होता अगर तुम ठाकुर की ठकुराइन बनकर रह जाती, पर नहीं, तुम्हें तो बीस्ट की क्वीन बनना था। तो अब भुगतो बीस्ट के साथ रहने का परिणाम। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है बेला। कभी कभी तुम पर तरस आता है, पर क्या करें, तुमने खुद ही अपने लिए ये जिंदगी चुनी है, तो अब झेलो बीस्ट को भी और उसके दुश्मनों को भी। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए समर्थ के होठों पर सार्कास्टिक स्माइल थी। अगली सुबह जब नियति की नींद टूटी तो उसने अंगड़ाई लेते हुए धीरे से अपनी भारी पलकों को खोला। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान बिखरी हुई थी। तभी उसे अपने नेक के पास अब्रम की गर्म सांसें महसूस हुई। अब्रम की सांसें उसके शरीर में ही नहीं, उसके दिल में भी गुदगुदी कर रही थी। उसने तिरछी नजरों से अब्रम को देखा तो उसका चेहरा नियति के नेक के एकदम पास था। वो उसे देखते हुए करवट लेकर उसकी तरफ मुड़ गई। वो प्यार भरी नजरों से अब्रम को मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसने होले से अब्रम के माथे पर बिखरे बालों को साइड किया तो उसकी छुअन को महसूस कर अब्रम के होठों पर भी स्माइल आ गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और नियति के स्माइली फेस को देखा। नियति ने उसे देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। अब्रम ने उसके हाथ में अपने हाथ उलझाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग टर्टल। ये कहते हुए वो उसके करीब जाने लगा। नियति ने जल्दी से अपना दूसरा हाथ उसके सीने पर रखते हुए कहा, सुबह हो गई है, क्या आपको ऑफिस नहीं जाना। अब्रम ने उसे नाराजगी से देखते हुए कहा, लुक एट मी टर्टल, तुम मुझे ऐसी हालत में ऑफिस भेजना चाहती हो। ये सुन नियति ने उसके चेहरे को देखा और अब्रम के चेहरे के जख्म देखते ही उसकी आंखें नम हो गई। अचानक से उसका गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। ये देखकर अब्रम ने उसकी चिन पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, व्हाई आर यू क्राइंग टर्टल। नियति उसकी आंखों में देखते हुए रुआंसी आवाज में बोली, आपके ये जख्म हमें तकलीफ दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अब्रम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को सहलाते हुए उसने कहा, आई प्रॉमिस यू टर्टल, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं। नियति उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़े उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए सुबकने लगी। उसे सुबकते देखकर अब्रम ने उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को देखते हुए कहा, टर्टल तुम इतना क्यों रो रही हो। आई एम फाइन। अब्रम के ये कहने का भी नियति पर कोई असर नहीं हुआ। तो फिर अब्रम ने उसे धमकी देते हुए कहा, टर्टल अगर अब तुम चुप नहीं हुई तो तुम्हें सजा मिलेगी। ये सुनते ही नियति ने मुंह बनाकर उसे देखा और हल्का गुस्सा करते हुए बोली, सजा सजा सजा, आपको सजा के अलावा और कुछ देना आता भी है क्या। जब देखो तब सजा, अरे आप सजा देते हुए थकते नहीं है क्या। पर हम ये सुनकर थक गए हैं, अब हमें और नहीं सुनना। अब्रम की नजरें उसके चेहरे पर ही थमी हुई थी। वो उसे ध्यान से देख रहा था। तभी उसने ठंडे शब्दों में कहा, टर्टल लगता है तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म होता जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर नियति उसे घूरते हुए बोली, तो आप क्या चाहते हैं बागर बिल्ले। जिंदगी भर हम आपसे डरते रहे, आपके साथ डर डर कर जिए, ऐस बड़ी ही जिंदगी हमें नहीं जीनी। ये कहकर वो उठने लगी पर तभी अब्रम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने मुझे फिर से बागर बिल्ला कहा। क्या मैं तुम्हें बागर बिल्ला लगता हूँ।
नियति मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप हमें बागर बिल्ले ही नहीं पागल बिल्ली भी लगते हैं, जो बिना वजह हमें काटते रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस पर अब्रम ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें काटता रहता हूँ? नियति मुंह बनाकर उसे जीभ चिढ़ाते हुए बोली, हाँ आप हमें काटते रहते हैं। अब्रम ने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखते हुए कहा, अच्छा तो जरा बताना, मैंने तुम्हें कब काटा? उद्धरण चिन्ह। ये सुन नियति सोचने लगी। उसे ऐसा एक भी दिन याद नहीं आ रहा था और तभी वो उससे नजरें चुराने लगी। उसने चोर नजरों से अब्रम को देखा तो वो उसे ही देख रहा था। तभी नियति धीरे से उठी और जल्दी से उससे दूर होते हुए बोली, आप पागल बिल्ले हैं, जो हमें परेशान करते रहते हैं, और हाँ अब हम आपसे नहीं डरते। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर नियति ने उसे नाक मुंह सिकुड़कर जीभ और अंगूठा दिखाते हुए चिढ़ाया। उसकी बातें सुनकर और उसे खुद को चिढ़ाते देखकर अब्रम ने बैठ से उठते हुए कहा, टटल, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे अलग अलग नाम देती हो और मेरा नाम खराब करती हो। परेशान में नहीं, तुम मुझे करती हो। आज मैं तुमसे सारा हिसाब चुकता करूंगा। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए अब्रम उसके पीछे भाग रहा था और नियति उससे बचते हुए उसके आगे आगे भाग रही थी और उसके ऊपर सोफे पर पड़े कुशन उठा उठाकर फेंक रही थी। तभी वो दोनों एक दूसरे के पीछे चूहा बिल्ली की तरह भागते हुए रूम से निकलकर हॉल में आ गए। नियति अभी भी उसे चिढ़ा रही थी, वहीं अब्रम उसके चिढ़ाने से खींचिया गया था। उसे ये बुरी लग रही थी। उसकी छोटी सी टर्टल उसे इतना परेशान कर रही है और वो उसे पकड़ भी नहीं पा रहा है। वही नियति उससे बचते हुए कभी सोफे पर चढ़ती तो कभी अब्रम को अपने पीछे गोल गोल घुमाती। तभी उसने अब्रम को अपना अंगूठा दिखाते हुए कहा, बागर बिल्ले आप हमें नहीं पकड़ पाओगे। भोला के बैल को भी हम अपने पीछे ऐसे ही भगाते थे। वो थक जाता था पर हमसे जीत नहीं पाता था। उसकी बात सुनकर अब्रम और चिढ़ गया। फिर उसने भी हल्का गुस्सा करते हुए कहा, टर्टल तुम मुझे भोला के बैल से कंपेयर कर रही हो? तुम्हें तो आज मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। आस्था किचन में नाश्ता बना रही थी। वो हॉल से आती हंसी और खिलखिलाने की आवाज सुनकर खुद से बोली, आज से पहले तो मैंने कभी किसी की हंसी की आवाज नहीं सुनी। फिर ये कौन हंस रहा है? आस्था जब किचन से निकलकर हॉल में आई तो अब्रम और नियति को एक दूसरे के पीछे भागते देखकर उसे भी हंसी आ गई। तभी उसने देखा कि नियति की हंसी की आवाज में अब्रम की हंसी भी घुली हुई है तो उसे हंसते देखकर आस्था की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। फिर उसने दोनों की बालाएं लेते हुए कहा, आज पहली बार मैंने साहब को इतना खुश देखा है। भगवान करे साहब और नियति ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। आस्था जब किचन से निकलकर हॉल में आई तो अब्रम और नियति को एक दूसरे के पीछे भागते देखकर उसे भी हंसी आ गई। तभी उसने देखा कि नियति की हंसी की आवाज में अब्रम की हंसी भी घुली हुई है तो उसे हंसते देखकर आस्था की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। फिर उसने दोनों की बालाएं लेते हुए कहा, आज पहली बार मैंने साहब को इतना खुश देखा है। भगवान करे साहब और नियति ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। उनके रिश्ते को कभी किसी की नजर ना लगे और दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहे। बोलते हुए आस्था के होठों पर भी मुस्कान बिखरी हुई थी। टाइगर पाइथन और जैगुआर जब वो लोग भी हॉल में आए तो अब्रम और नियति की हंसी ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही तीनों की नजर अब्रम पर पड़ी तो वो उसे हंसते देखकर हैरान रह गए। उनका रिएक्शन ऐसा था जैसे काटो तो खून नहीं। अब्रम को हंसते देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी और सिर पर आसमान टूट पड़ा था। वो तीनों अभी भी हैरानी से आंखें बड़ी किए मुंह खोल अब्रम को देख रहे थे। जैगुआर ने अब्रम पर नजर गड़ाए हुए ही कहा, क्या जो मैं देख रहा हूँ वही तुम लोगों को भी दिखाई दे रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, प्लीज कोई मुझे यकीन करवाओ। जैगुआर की बात पर पाइथन ने उसे देखते हुए उसके हाथ पर जोर से पिंच किया। जैगुआर दर्द में जोर से चिल्लाते हुए अपना हाथ मलने लगा। फिर उसने पाइथन को घूरते हुए कहा, अबे साले इतनी जोर से क्यों काटा? पाइथन उसे देखते हुए मुंह बनाकर बोला, तूने ही तो कहा था। मुझे भरोसा नहीं हो रहा, कोई मुझे भरोसा करवाओ। तो मैंने करवा दिया। हो गया भरोसा या फिर से कुछ करो। जैगुआर जैसे ही उसे मुंह बनाकर कुछ कहने को हुआ कि इतने में ही टाइगर ने कहा, आई कांट बिलीव दिस। बीस्ट स्माइल कर रहे हैं, वो भी इतना खुलकर। ये सब हमारी क्वीन की वजह से हुआ है। अगर उन्हें कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ क्वीन है। सच में क्वीन ने आज कमाल कर दिया। बीस्ट और क्वीन दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। बीस्ट, जैगुआर और पाइथन दोनों ने उसकी बात पर कहा, हाँ दोनों सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। लाइक मेड फॉर इच अदर। इस पर टाइगर ने कहा, बीस्ट के लिए क्वीन से अच्छी चॉइस कोई और हो ही नहीं सकती थी। क्वीन से शादी करने का बीस्ट का डिसीजन एकदम सही था। उद्धरण चिन्ह। वही अब्रम और नियति अभी भी टॉम एंड जेरी की तरह एक दूसरे के पीछे भागे जा रहे थे। अब्रम सोफे के क्राउन पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेते हुए नियति को देख रहा था जो उससे कुछ कदम की दूरी पर खड़ी उसे हंसते हुए देख रही थी। तभी नियति ने अब्रम को अंगूठा दिखाते हुए कहा, हमने कहा था ना आप हमें नहीं पकड़ सकते। भोला का बैल भी हमसे कभी जीत नहीं पाया तो आप कैसे जीत जाते? अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, अब्रम सिंह चौहान ने कभी हारना नहीं सीखा है, जीत तो मेरी ही होगी।
उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो उसे पकड़ने के लिए भागा तो नियति उसे अपने पास आते देखकर साड़ी को संभालते हुए फिर से भागने लगी। वो भागते भागते अपने रूम में आ गई और जैसे ही डोर बंद करने को हुई तभी अब्रम उसके सामने आ गया। उसे देखकर वो फिर से भागने लगी। वहीं अब्रम ने रूम में आते ही डोर को अंदर से बंद कर दिया और नियति को देखते हुए होठों को तिरछा करके बोला, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा टर्टल, अब बच कर दिखाओ। ये बोल वो भी उसके पीछे भागा। नियति उसे देखते हुए पीछे हटने लगी। अब्रम उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, अब कहाँ जाओगी भागकर टर्टल, आना तुम्हें मेरी कैद में ही है। नियति मुस्कुराते हुए बोली, हमें कैद करना इतना आसान नहीं है, हम नहीं आने वाले आपकी कैद में। ये बोल नियति अब्रम की कैद से बचकर जाने लगी, पर तभी नीचे बिछे कारपेट में उसका पैर उलझ गया। वो जैसे ही गिरने लगी, अब्रम ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। नियति उसकी बाहों में लटकी झूल रही थी। अब्रम ने उसे देखते हुए अपनी एक आईब्रो उठाकर कहा था ना आना तुम्हें मेरी कैद में ही है। नियति ने अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेटते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कारपेट में हमारा पैर उलझ गया था, वरना हम आपसे हारते नहीं। अब्रम ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है टर्टल। नियति ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हमें खुद पर बहुत भरोसा है। अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, ओके तो प्रूव करो इसे कि तुम मेरा सामना कर सकती हो, मुझसे जीत सकती हो। नियति को उसकी बातें समझ नहीं आई। वो उसे कंफ्यूजन में देखने लगी, पर तभी अब्रम ने उसे अपनी बाहों का सहारा देकर खड़ा किया और तभी नियति की साड़ी में उसका पैर उलझ गया और वो उसके साथ ही बेड पर गिर गया। बेड पर गिरते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ही हंसने लगे। अब्रम की नजरें जो उसके चेहरे को निहार रही थी, वो उसे देखते हुए अचानक ही उसके ऊपर आ गया लगी। नियति उसे अपने ऊपर देखकर सवालिया नजरों से उसे देखने। अब्रम ने उसके चेहरे पर आए बालों को साइड करते हुए कहा, मुझे ऐसे क्या देख रही हो टर्टल, प्रूव करो खुद को कि तुम मुझसे जीत सकती हो, तुम मेरा सामना कर सकती हो, मुझे हराने की झुकाने की तुम हिम्मत रखती हो। नियति ने उसकी आंखों में देखते हुए असमंजस में पूछा, पर कैसे? अब्रम ने उसके गाल को अपनी एक उंगली से सहलाते हुए कहा, मैं बताता हूँ। बोलते हुए अब्रम की नजरें उसकी आंखों से हटकर उसके होठों पर आ गई और वो अपने अंगूठे से उसके होठों को रब करने लगा। नियति के होठों के पास का काला तिल उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। वो जब भी नियति को देखता उसकी नज़र उसके होठों के काले तिल पर जाकर अटक जाती और उसके दिल में नियति के होठों के तिल को छूने की तमन्ना जाग उठती। अब्रम उसके तिल को छूने के लिए उसके ऊपर झुकने लगा और जैसे ही वो उसके तिल को छूने को हुआ कि तभी उसके कान में कुछ गुड़गुड़ की आवाज गई। आवाज सुनकर उसने नियति की आंखों में देखा तो वो उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोली, हमने कल रात खाना नहीं खाया था, इसलिए हमारे पेट में चूहे कुत्ते बिल्ली हाथी सब आतंक मचा रहे हैं, हमें बहुत तेज भूख लग रही है बागर बिल्ले। नियति ने ये बात ऐसे कही थी जैसे वो जन्मों की भूखी हो, अब्रम ने उसे सालों से खाने के लिए खाना ना दिया हो। नियति की इस बात पर अब्रम ने मुंह बनाकर उसे देखा और धीरे धीरे उसे देखते हुए उसके ऊपर से उठने लगा। नियति की बातें सुनकर ही उसका मूड स्पॉइल हो गया था। वो अभी उसे प्यार करने के मूड में था और बीच में उसके पेट के चूहे बिल्ली कुत्ते और हाथी आ गए थे। उसका लटका हुआ मुंह देखकर नियति ने उठते हुए कहा, अब आपको क्या हो गया, क्यों बुझी हुई मोमबत्ती की तरह आपने मुंह बना रखा है? उसकी बात सुनकर अब्रम ने उसे अजीब नजरों से देखा और फिर नमे सिर हिलाते हुए वो वॉशरूम में चला गया। उसे बिना कुछ बोले जाते देखकर नियति सोचती हुए खुद से बोली, क्या हमने कुछ गलत कह दिया? क्या बागर बिल्ले को हमारी बात बुरी लगी? अगर उन्हें बुरी लगी तो उन्होंने हमसे कहा क्यों नहीं? फिर सिर झटकते हुए उसने आगे कहा, छोड़ना नियति, बागर बिल्ले मौसम की तरह है, कभी भी बदल जाते हैं। चल अब पहले पेट पूजा करते हैं, बाद में कोई काम दूजा करेंगे। नियति हॉल में आई तो देखा जैगुआ, पाइथन और टाइगर तीनों बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे और आस्था उन्हें सर्व कर रही थी। नियति भी अपनी चेयर खींचकर बैठ गई और प्लेट सीधी करते हुए आस्था से बोली, माँ हमें बहुत तेज भूख लगी है, जितना भी खाना बना है सब हमारी प्लेट में डाल दें, हम सब खा लेंगे। उसकी बात सुनकर जहां आस्था मुस्कुराने लगी थी तो वही जैगुआ, पाइथन और टाइगर तीनों उसे हैरानी से आंखें फाड़े देख रहे थे। और तभी जैगुआ ने पाइथन और टाइगर को कोहनी मारते हुए कहा, क्या क्वीन सच में सारा खाना खा लेंगी? फिर बीस्ट और हम क्या खाएंगे? उसकी बात पर पाइथन और टाइगर ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहे हो, क्वीन भिंडी के जैसी दिखती है, तुझे लगता है वो इतना सारा खाना खा पाएंगी? वो बस ऐसे ही बोल रही है। दोनों की घूरती नजरों को देखकर जैगुआ ने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। आस्था के प्लेट में पराठा रखते ही नियति पराठों पर टूट पड़ी। वो बिना इधर उधर देखे चुपचाप अपने खाने पर फोकस करते हुए खाए जा रही थी। वही जैगुआ, पाइथन और टाइगर तीनों चोर नजरों से उसे देख रहे थे। जैसे जैसे प्लेट में रखे पराठे खत्म हो रहे थे उनकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। एक बार फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिलाते हुए तीनों ही उठकर खड़े हो गए। नियति को खाते देखकर टाइगर ने कमेंट किया, ऐसा लग रहा है जैसे क्वीन ने पूरी
जिंदगी में खाना पहली बार देखा हो? उद्धरण चिन्ह। जगुआ ने भी उसका साथ देते हुए कहा, लगता है आज 20 भूखे ही रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। पाइथन भी नियति को देखते हुए बोला, आज से पहले मैंने कभी किसी को इतना खाते नहीं देखा। तभी वहां अब्रम आ गया। उसे देखते ही वो लोग वहां से 9-2-11 हो गए। जैसे ही अब्रम अपनी चेयर पीछे कर बैठा, नियति ने डकार लेते हुए कहा, खाने की असली वैल्यू तो तभी पता चलती है जब इंसान भूखा हो। है अन्नपूर्णा माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आप नहीं होती तो हम तो भूखे ही मर जाते। उसकी बातें सुनते हुए अब्रम ने प्लेट देखी। प्लेट में एक भी पराठा नहीं था। ये देखकर उसने कहा, भूखा तो अब मैं मरूंगा। नियति ने चौंक कर उसे देखते हुए कहा, क्यों? इतना सारा खाना है तो जो मन में आए खाए। बोलते हुए उसने खाने की तरफ इशारा किया। जैसे ही उसकी नज़र खाली डिशेज पर गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और फिर वो जबरदस्ती की स्माइल अपने होठों पर सजाए अब्रम को देखने लगी। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने जल्दी से कहा, सारा खाना हमने नहीं, टाइगर जगुआ और पाइथन भैया ने खाया है। हमसे पहले वही खाना खा रहे थे। हम तो अभी अभी आए हैं। हमें देखिए और बताए, क्या हम इतना सारा खाना अकेले खा सकते हैं? अब्रम ने उसे देखते हुए धीरे से नमे सिर हिला दिया। ये देखकर नियति की मुस्कान और गहरी हो गई। फिर जैसे ही उसने पलकें झुकाई तो उसकी नज़र अपने प्लेट में रखे आधे पराठे पर गई और वो पराठा उठाकर अब्रम की प्लेट में रखते हुए जल्दी से बोली, अब आप भूखे नहीं रहेंगे। इसे खाकर आपका पेट भर जाएगा। लीजिए, इसे खा लीजिए। अब्रम ने एक नज़र पराठे को देखा और फिर उसे देखते हुए कहा, सीरियसली टर्टल, तुम्हें लगता है इसे खाकर मेरा पेट भर जाएगा? इस बात पर नियति ने मुंह बनाते हुए कहा, हमारी अम्मा कहती है, कुछ न होने से कुछ होना ज्यादा अच्छा होता है। उद्धरण चिन्ह। वो अब तक नियति की बातें सुनकर समझ गया था। वो कुछ भी कहेगा तब भी नियति के पास उसकी बातों का जवाब होगा। फिर अब्रम ने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप नियति के छोड़े उस आधे पराठे को खाने लगा। अब्रम और नियति ने एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हंसी खुशी रहते हुए 3 दिन बिता दिए थे। आज नियति को कॉलेज में सुमित के साथ कंपटीशन में परफॉर्म करना था। जितने भी स्टूडेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो सभी मेकअप रूम में तैयार हो रहे थे। उनमें ही नियति, सुमित और सोना भी थी। पहले सोना को परफॉर्म करना था, इसलिए नियति उसकी तैयार होने में मदद कर रही थी। सोना के चेहरे पर घबराहट और नर्वसनेस दोनों साथ झलक रही थी। उसे इतना घबराते देखकर नियति ने उसे समझाते हुए कहा, ओ हो सोना, तुम इतना क्यों पैनिक हो रही हो? देखना, ये कंपटीशन तुम ही जीतोगी। उद्धरण चिन्ह। सोना ने नियति को देखते हुए कहा, मैं पहली बार इतने सारे लोगों के सामने गाना गाऊंगी। पता नहीं मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे गा पाऊंगी। कहीं मैं गाने की लाइन भूल गई तो, कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो सब मुझ पर हंसेंगे। नियति ने उसकी बात सुनकर उसे समझाते हुए कहा, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही है? कुछ नहीं होगा, सब अच्छे से होगा। देखना, तुम बहुत अच्छा गाना गाओगी और देखना सब तुम्हारी आवाज़ सुनकर वाह वाह करते रहेंगे। सोना ने नियति को देखते हुए कहा, मैं पहली बार इतने सारे लोगों के सामने गाना गाऊंगी। पता नहीं मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे गा पाऊंगी। कहीं मैं गाने की लाइन भूल गई तो, कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो सब मुझ पर हंसेंगे। नियति ने उसकी बात सुनकर उसे समझाते हुए कहा, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही है? कुछ नहीं होगा, डरो मत, सब अच्छे से होगा। देखना, तुम बहुत अच्छा गाना गाओगी और सब तुम्हारी आवाज़ सुनकर वाह वाह करते रहेंगे। सोना ने उससे सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? नियति ने मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ऐसा ही होगा। जब एक बार सब तुम्हारा गाना सुनेंगे ना तो सब तुम्हारी आवाज़ के दीवाने हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। नियति की बातें सोना के दिल में हिम्मत भर रही थी। सोना के चेहरे पर से तनाव कुछ कम हो गया था। ये देखकर नियति फिर से उसे तैयार करने लगी और जब वो पूरी तरह रेडी हो गई तो नियति ने उसे ऑल द बेस्ट कहा। सोना उसके गले लग गई और मुस्कुराते हुए बोली, नियति तुम बहुत अच्छी हो। तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितना मोटिवेट किया है, वरना मैं तो गिव अप कर रही थी। उसकी बात सुनकर नियति की मुस्कान भी गहरी हो गई। सोना उसकी गले लगे हुए ही मन में बोली, पता नहीं क्यों तुम्हें गले लगाकर अपनेपन का एहसास होता है। लगता ही नहीं कि तुम पर आए हो, तुम्हारे अंदर से बहुत जानी पहचानी खुशबू आती है। उद्धरण चिन्ह। जब सुमित वहां पहुंचा तो दोनों को एक दूसरे के गले लगे देखकर उसने हंसते हुए कहा, अरे अब बस भी करो तुम दोनों। ये एक कंपटीशन है, बॉर्डर नहीं जहां तुम दोनों लड़ने जाओगी। सो चिल गर्ल्स, कुछ नहीं होगा, देखना जीतेंगे तो हम ही। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर दोनों मुस्कुराने लगी। वहीं उनसे कुछ दूरी पर अलीशा अपने दोस्तों के साथ खड़ी उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। सुमित की बातें अलीशा के कानों तक भी गई थी और वो उसकी बात पर सरकास्टिकली स्माइल करते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है सुमित, तुम इन 2 पुअर गर्ल की वजह से जीत जाओगे? देखना मैं कैसे तुम सबकी बैंड एक साथ बजाती हूँ। अलीशा ने अपनी दोस्त की तरफ देखते हुए उसे कुछ इशारा किया तो उसने भी धीरे से सिर हिला दिया। वही कॉलेज के बाहर एक ब्लैक कलर की पॉश कार आकर रुकी। उस कार में अब्रम बैठा था।
जैगुआ पाइथन के बगल फ्रंट सीट पर बैठा था। कार के रुकते ही जैगुआ ने पीछे देखते हुए कहा, बीस्ट क्या हम क्वीन को इन्फॉर्म कर दे? हम उनके कॉलेज में हैं। अब्रम ने उसे मना करते हुए कहा, नो इसकी कोई जरूरत नहीं। टर्टल को डिस्टर्ब मत करो। अब्रम को यही लग रहा था कि नियति कॉलेज में स्टडी कर रही है। उसने कॉलेज में हो रहे कंपटीशन में भाग नहीं लिया है। वही उसकी सोच के विपरीत नियति ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। तभी टाइगर ने आकर कार का डोर ओपन किया और अब्रम अपने ब्लेजर को सही करता हुआ कार से बाहर आया। अब्रम कॉलेज के अंदर फ्रंट गेट से ना जाकर बैक गेट से जा रहा था। उसकी कार भी कॉलेज के फ्रंट पर नहीं बैक डोर पर खड़ी थी। उसे वेलकम करने कॉलेज के डीन और प्रोफेसर खुद बैक गेट पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। अब्रम को देखते ही डीन और प्रोफेसर ने आगे आकर उसे ग्रीट किया। अब्रम भी उनसे हाथ मिलाकर उनके साथ अंदर चला गया। दरअसल उस दिन हर्षद ने जो अब्रम को इनविटेशन दिया था वो इनविटेशन कॉलेज से ही गया था। आज कॉलेज की 80वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। कॉलेज की नींव रखने वाले अब्रम के दादाजी थे और उसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चौहान कंस्ट्रक्शन को ही दिया गया था और ये कॉलेज अब्रम के दादाजी अखंड सिंह चौहान ने बनाया था। और तभी से जब भी कॉलेज की एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती चौहान कंस्ट्रक्शन के सीईओ को इनवाइट किया जाता था। अब्रम से पहले उसके दादाजी अखंड सिंह चौहान और फिर उसके पापा आरंभ सिंह चौहान इस सेलिब्रेशन में शामिल होते थे। उनके बाद कई सालों तक बार बार कॉलेज से इनविटेशन चौहान कंस्ट्रक्शन को भेजा जाता रहा, पर अब्रम हर बार ही जाने से मना कर देता। पर इस बार उसने हाँ कह दी थी। शायद इसकी वजह भी नियति ही थी। डी ने अब्रम को ऑडिटोरियम रूम में वीआईपी एरिया में ले जाकर बैठा दिया। वो सभी उसका अच्छे से ख्याल रख रहे थे। जैगुआ और पाइथन दोनों बाहर कार में ही रुक गए थे, पर टाइगर अब्रम के साथ ऑडिटोरियम में आया था और उसके साथ ही उसके बगल बैठा था। अब्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो एकदम शांत बैठा था, पर उसके जहन में नियति थी। उसकी आंखें नियति को देखने के लिए तरस रही थी। उसकी एक झलक देखने के लिए वो बार बार अपनी नज़रों को इधर उधर दौड़ा रहा था, पर नियति उसे कहीं नहीं दिख रही थी। ऑडिटोरियम में अंधेरा था और सभी स्टूडेंट वहां मौजूद थे और कुछ स्टूडेंट जिन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था वो सभी एक एक करके स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। उधर मेकअप रूम में सुमित ने टाइम देखते हुए कहा, चल अब जल्दी जा, तेरे स्टेज पर जाने का टाइम हो गया है। किसी भी वक्त तेरा नाम अनाउंसमेंट होगा। उसकी बात सुनकर सोना गड़बड़ा गई और वो जल्दी में नियति को बाय बोलकर चली गई। वो जैसे ही मेकअप रूम से निकलकर ऑडिटोरियम रूम की तरफ जाने लगी तभी अचानक से उसके सामने कैंटीन का एक लड़का आ गया। उसके हाथ में ट्रे के साथ एक जूस का गिलास था। उसने सोना को जूस का गिलास देते हुए कहा, मैम प्लीज टेक इट। सोना ने मना करते हुए कहा, मैं बाद में लूंगी, मुझे अब स्टेज पर जाना है। उस लड़के ने जिद करते हुए कहा, मैम ये जूस स्पेशली आपके लिए है, उसे पीकर आप थोड़ा रिलैक्स फील करेगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सोना ने ट्रे से जूस का गिलास लेते हुए कहा, अच्छा फील करने की तो मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। ये कहकर उसने एक ही सांस में पूरा जूस का गिलास खाली कर दिया और फिर गिलास को देखते हुए लड़के से बोली, ये तुम किसका जूस लेकर आए थे? इसका टेस्ट इतना अजीब क्यों है? लड़के ने कहा, मैम ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, अब देखना आप थोड़ी देर बाद बहुत अच्छा फील करेगी। सोना उसकी बात पर सिर हिलाकर चली गई। वही उधर मेकअप रूम में सुमित ने नियति से कहा, थोड़ी देर बाद हमारा नंबर भी आएगा तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना परफॉर्मेंस देने से पहले ही हम हार जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। नियति ने उसकी बात पर मुंह बनाते हुए कहा, हारेंगे क्यों, जीतेंगे हम तो, आफ्टर ऑल इतनी मेहनत जो की है हमने। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो अपनी ड्रेस उठाकर चली गई। सुमित उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। सुमित के भी वहां से जाते ही अलीशा ने बालों की एक लट में अपनी उंगली उलझाते हुए कहा, अब आएगा असली मजा, देखते हैं तुम दोनों पूरे कॉलेज के सामने खुद की इंसल्ट होने से कैसे रोक पाती हो। ये कहते हुए उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वही सोना जैसे ही स्टेज पर गई तो अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर वो थोड़ी नर्वस हो गई, पर फिर उसने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। पर फिर भी माइक पकड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। वही टाइगर की नज़र जैसे ही सोना पर पड़ी तो वो उसे देखकर चौंक गया और फिर उसे देखते हुए खुद से बोला, ये जंगली बंदरिया गाना गाएगी, इसकी आवाज़ सुनकर तो कौवे भी भाग जाएंगे और बेचारी कोयल वो तो सुसाइड ही कर लेगी। पता नहीं इस जंगली बंदरिया के हाथ में माइक किसने थमा दिया। ये कहते हुए उसने सिर हिलाया तो उसकी नज़र अपने बगल बैठे अब्रम पर गई। वो टाइगर की बात पर उसे ही घूर रहा था। अब्रम से नजरें टकराते ही टाइगर ने जल्दी से अपनी पलकों को झुका लिया। तभी स्टेज पर खड़ी सोना ने गाना शुरू किया और उसके कान में सोना की मीठी आवाज़ पड़ी। सोना ने जैसे ही गाना शुरू किया उसकी आवाज़ ने जैसे जादू बिखेर दिया। टाइगर ने एकदम से अपना सिर उठाया और हैरानी से उसे देखने लगा और फिर सोना को देखते हुए उसके मुंह से निकला, ओ तेरी, ये तो सच में कोयल निकली। सोना की आवाज़ और उसका गाना दोनों ही टाइगर को अच्छे लग रहे थे। अब वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अभी सोना ने गाने की 2 लाइन गाही थी कि अचानक से उसके गले में जलन होने लगी
और उसकी आवाज खराश से भर गई। अचानक से उसकी आवाज बिगड़ते देखकर सब उस पर भद्दे कमेंट करने लगे। एक ने कहा, लगता है इसने चीटिंग की है। दूसरे स्टूडेंट ने कहा, तुमने सही कहा, चीटिंग की है इसने, वरना अचानक से इसकी आवाज क्यों खराब होती। कहीं इसने कोई बैकग्राउंड सेटअप तो नहीं किया। तभी एक और स्टूडेंट ने कहा, अरे इसकी आवाज तो शुरू से ही खराब है, पता नहीं कैसे इसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का चांस मिल गया। ऐसे ही न जाने कितने सारे कमेंट सोना के कान में पड़ रहे थे, जो उसकी हिम्मत को तोड़ रहे थे। ये सारी बातें टाइगर भी सुन रहा था और उसे उन स्टूडेंट पर बहुत गुस्सा आ रहा था जो सोना पर कमेंट पास कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो सारे स्टूडेंट सोना के अगेंस्ट क्यों बोल रहे थे। वो तो उन्हीं में से एक थी, फिर वो सभी उसका साथ क्यों नहीं दे रहे थे। टाइगर गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच कर रह गया। वही सोना रोते हुए स्टेज से चली गई। टाइगर उसे जाते हुए देख रहा था। वो उसके पीछे जाना चाहता था पर बीस्ट के साथ होने से वो अचानक उठकर नहीं जा सकता था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे वहीं बैठे रहना पड़ा। वही सोना के साथ जो स्टेज पर हुआ उसकी खबर अलीशा को लग गई थी। अलीशा होठों पर विनिंग स्माइल लिए खुद से बोली, एक का तो काम तमाम कर दिया, अब दूसरी की बारी है। बहुत हवा में उड़ रही थी, न तुम दोनों आज तुम दोनों के ही पंख कटेंगे। तभी उसके फोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया। अलीशा मैसेज ओपन करके पढ़ने लगी। मैसेज पढ़कर उसने अपनी दोस्त से कहा, मेरी ड्रेस लाओ। फिर कुछ देर बाद नियति और सुमित दोनों ही रेडी होकर ऑडिटोरियम में चले गए और जैसे ही उनका नाम अनाउंसमेंट हुआ, दोनों ही सबके सामने स्टेज पर आ गए। अब्रम के बगल में बैठा डीन नॉन स्टॉप उससे कुछ न कुछ बोले जा रहा था। ना चाहते हुए भी अब्रम उसकी बकबक सुन रहा था, पर वो अब उसकी बकबक से तंग आ गया था। उसने अपने फोन से नजर हटाकर स्टेज की तरफ देखा और वापस से अपने फोन में देखने लगा। तभी अचानक से वो रुक गया और उसने तेजी से अपनी पलकें उठाकर फिर से स्टेज की तरफ देखा तो नियति को सुमित के साथ देखकर वो हैरान रह गया। नियति सुमित के साथ डांस कर रही थी। वो नज़ारा अब्रम की आंखों में सुई की तरह चुभ रहा था। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया। नियति को एकटक घूरते हुए उसने मन में कहा, टर्टल हाउ डरे यू, तुम किसी के साथ डांस कैसे कर सकती हो, तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। टर्टल तुम क्यों जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाती हो। नियति को देखते हुए जहां अब्रम गुस्से में लाल पीला हो गया था वहीं डर से टाइगर का चेहरा काला पड़ गया था। उसने नियति को देखते हुए खुद से कहा, ये क्या किया क्वीन आपने, अब बीस्ट क्या करेंगे किसी को नहीं पता, पता नहीं आप उनका गुस्सा कैसे हैंडल करेगी। भगवान आपको बीस्ट का सामना करने की हिम्मत दे। टाइगर को नियति के लिए बुरा लग रहा था, पर उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसने नियति से नजरें हटाकर एक मैसेज टाइप किया और किसी को सेंड कर दिया। वही स्टेज पर सुमित के साथ डांस कर रही नियति अब्रम की खूंखार नजरों से अनजान मजे से अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी। वही अब्रम सुमित के हाथों को देख रहा था। उसके हाथ यहाँ वहाँ नियति को छू रहे थे। ये देखकर उसका मन कर रहा था वो अभी उठे और सुमित का हाथ काट दे। आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसकी टर्टल को छूने की। अब्रम जैसे तैसे अपने गुस्से को अंदर दबाए अपनी जलती आंखों से नियति और सुमित को घूर रहा था। उसके पास बैठा टाइगर अब्रम की बॉडी से निकल रही हीट को महसूस कर डर से अपना पसीना पोंछने लगा। डर से उसका गला भी सूख गया था। वहीं अब्रम ने नियति को घूरते हुए कहा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था टर्टल, अब जब गलती की है तो सजा के लिए भी तैयार रहना टर्टल। उद्धरण चिन्ह।